I hope you all can see my screen, the data science process, to build the models. ऐसे ही है? Yes, sir. Yeah, wonderful. अच्छा जी. So, uh, just to summarize what we have covered in the last two modules, we have seen the data process, we have seen setting the research goal, we have seen how to retrieve data, we have seen data preparation, and we have seen data exploration. और एक होलिस्टिक ओवरव्यू लिया हमने इन चारों स्टेप्स का। स्पेशली डाटा एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि कुछ कन्वेंशनल ग्राफ्स तो हैं ही, बट देयर वाज अ साइंटिस्ट माइक बोस्टॉक, उसकी बड़ी कूल विजुलाइजेशंस थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ग्राफ्स थे, सो जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशंस में ऐड करके अपनी जो गेम है प्रेजेंटेशन की, उसको लेवल अप कर सकते हैं। और उन ग्राफ्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है, जो कि इजीली सिंपल टेक्स्ट में कम्युनिकेट नहीं हो पाती। इसी तरह देयर आर टूल्स फॉर डाटा प्रिपरेशन में हमने देखा कि आपको 3 काम करने पड़ते हैं, क्लीनिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। और सेकंड स्टेप जो था वो डाटा रिट्रीवल का था, जिसमें आपने डाटा इंटरनली लेना है, एक्सटर्नली लेना है और फिर उन दोनों को देखना है कि उस डाटा को फिर आगे फर्दर लेके चलना है। और सबसे टॉप टियर का काम है, वो ये होता है कि आपने अपने गोल्स जो हैं वो सेट करने होते हैं। अच्छा, अब हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है रिगार्डिंग डाटा मॉडलिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डाटा साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें आके उसकी अपनी जो स्किल्स हैं वो अप्लाई होती हैं, कि जहाँ पे उसने 3 मेन काम करने होते हैं। एक काम करना होता है कि आपने मॉडल और वेरिएबल सिलेक्शन करनी होती है। सो एक तो आपने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, दूसरा नंबर पे आपने अपने वेरिएबल सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना जो है ना मॉडल जिसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस जो है वो डिफाइन होगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने अपने मॉडल की एग्जीक्यूशन करनी है, और थर्ड स्टेप में आपने अपने मॉडल के डायग्नोस्टिक्स करने हैं और मॉडल की कंपैरिजन करनी है। तो ये 3 काम होते हैं डाटा मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव में, और जिनको आज हम डिटेल में देखेंगे। और ये स्टेप इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जिसे कहूँ मैं ये कहूँगा कि पूरे डाटा साइंस प्रोसेस की जो बैकबोन है, वो बेसिकली ये डाटा मॉडलिंग वाला पार्ट है। क्योंकि ये वो हाई एंड और हाई वैल्यू वाला काम है जो इस पूरे प्रोसेस में बाकी प्रोसेस के स्टेप से अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है। So just to read out few lines for you, with a clean data in place and a good understanding of the content, you are ready to build models with the goal of making what? With the goal of making few things like better prediction. This is your job to make some predictions. अब जो existing data है, वो सिर्फ हमने उसके ग्राफ्स नहीं बना लेने कि उसके हमने चार्ट्स बना लिए, उसके हमने बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ्स। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गोल फॉर डाटा साइंटिस्ट। हमने अपने डाटा से के बेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने हैं जिससे हम प्रिडिक्शंस कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकें। क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये होता है कि मसलन आपके पास एक एमआरआई और एक सीटी स्कैन का इमेज है, उसमें से आपने ट्यूमर निकालना है, उसमें से आपने नमूनिया निकालना है, या परिंदों की आवाज़ आ रही है और आपने उस आवाज़ से ये बताना है कि किस परिंदे की आवाज़ है और उस परिंदे को ट्रैक करना है। ठीक है, आपने अगर ज़मीन के नीचे कोई उसके ग्राफ्स आपके पास हैं और आपने उसमें से ऑयल फिगर आउट करना है, तो आप उनको मॉडल से गुज़ार के उन इमेजेस को यू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। और फिर क्या होता है, तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने एक सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन को गेन करना होता है। कुछ केसेज़ में आप ना चीज़ों को समझने के लिए, रूट कॉज़ एनालिसिस करने के लिए जो है, वो ये सारा मॉडल कर रहे होते हैं, ताकि आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच सकें, प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई कर सकें। सो 3 मेजर अगर आपको कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे, तो मॉडल बिल्डिंग हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज़ हम कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए और या रूट कॉज़ एनालिसिस के लिए। अच्छा, सो दिस फेज़ इज़ मच मोर फोकस्ड देन द एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, because you are looking for what you want the outcome to be.
और क्योंकि एक्सप्लोरेटरी में तो सिर्फ हमने डाटा की फील ली थी, उसको थोड़ा-सा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू में देखा था, बट इसमें हम ऑब्वियसली उसको बहुत डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अब आती है कि इस कोर्स का जो मैं हमेशा से बार-बार से कह रहा था कि जो टेक्नीक्स जो हम लर्न करेंगे इस पूरे कोर्स में, वो बोरो की गई हैं मशीन लर्निंग से, डाटा माइनिंग से और स्टैटिस्टिक्स से। सो ये कॉमनली जिस तरह फर्स्ट का मॉड्यूल में देयर वाज़ अ क्वेश्चन कि डाटा माइनिंग भी तो डाटा के एनालिटिक्स निकालने के लिए होता है। सो डाटा माइनिंग इज़ एक्चुअली अ सबसेट ऑफ डाटा साइंस। सो डाटा साइंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड और उसके अंदर हम मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, स्टैटिस्टिक्स से ही टेक्निक्स बोरो कर रहे हैं। सो वी विल एक्सप्लोर द आइसबर्ग ऑफ द टेक्निक्स और चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इससे नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने तकरीबन 3 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। अगला पूरा हफ्ता हमारा सिर्फ मशीन लर्निंग के ऊपर होगा, जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँगा, फिर मैं एमएल की बात करूँगा, फिर मैं उन एमएल के एल्गोरिदम्स की बात करूँगा, फिर केस स्टडीज़ के ऊपर हम उन एल्गोरिदम्स को प्रैक्टिस करेंगे। सो ये सारे काम हम इंशाल्लाह अगले 3 मॉड्यूल्स में करेंगे, लेकिन आज मैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपको दे दूँगा। और जो जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वही ज़िंदगी का 80-20 रूल कि 20% टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, जिससे हम अपने 80% मसले जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। और जो मॉडल बिल्ड करना होता है ना, ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है और इट्स नॉट समथिंग कि आपने एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो चीज़ होगी। बाज़ दफ़ा आपको बैक एंड फ़ोर्थ जाना पड़ता है और तब जाके बात बनती है। द वे यू बिल्ड योर मॉडल डिपेंड्स ऑन वेदर यू गो विथ क्लासिक स्टैटिस्टिक्स और समव्हाट more recent machine learning school and the type of techniques you want to use. So classic statistics बिल्कुल यूज़ होती है और बट मशीन लर्निंग स्कूल ऑफ थॉट भी है और जिसमें समवट हमें ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं जो हमें क्लासिक स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलते। सो मेनली आपके मॉडल्स में ना ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रीड किए थे। फर्स्ट स्टेप ये होता है जी कि आपने मॉडलिंग टेक्निक को और वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है फॉर योर मॉडल। नंबर 2 जो है वो मॉडल की एग्जीक्यूशन होती है। नंबर 3 पे योर diagnosis and model comparison. So, first and foremost part is the model and variable selection. So you will need to select the variables you want to include in your model and a modeling technique. So your findings from exploratory analysis should already give a fair idea of what variables will help you to construct a good model. So many modeling techniques are available, and choosing the right model for a particular problem requires judgment on your part. ठीक है? You will need to consider model performance and whether your project meets all the requirements to use your model as well as other factors. So 3 points आगे जी, must the model be moved to a production environment and if so, would it be easy to implement? Number 2 is how difficult is the maintenance of the model and how long will it remain relevant if left untouched? And the third part is, does the model need to be easy to explain? So when thinking is done, it's time for action. तो टू समराइज मॉडल्स जो हैं आपने क्या चूज़ करना है अपने प्रॉब्लम के लिए, इसमें ना दैट रिक्वायर्स जजमेंट और यही जजमेंट जो है विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आपके पास आता है। देख के आपने डिसाइड करना है कि इसके ऊपर मैं कौन-सा मॉडल इसके लिए सिलेक्ट करूँगा। डिफरेंट रेडी टू इम्प्लीमेंट मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। आपने उनमें से राइट मॉडल जो है वो चूज़ करना है और उसके बाद जो है वो आप उसको स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ केसेज़ में बल्कि सेवरल केसेज़ में आपको थोड़ा बहुत फाइन ट्यून जो है वो अपने हिसाब से करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि ये एक मॉडल है, इसको हमने लेना है, एग्जीक्यूट करना है। वो अभी इसकी जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको वो डिटेल समझ आएगी। अच्छा जी, अब क्या है जी कि अब आपने ये कहाँ से? अच्छा जी, सॉरी वो देयर वाज़ सम इंटरप्शन। अच्छा, सो वन्स यू हैव चोज़न अ मॉडल यू विल नीड टू इम्प्लीमेंट इन कोड। अच्छा, अब क्या है जी हमारे पास
since this is the first time we will go into actual Python code execution. और होता क्या है कि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, उसमें कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जैसे स्टैट्स मॉडल, साइकिट लर्न। ये लाइब्रेरीज का क्या फायदा है कि दीज पैकेजेस यूज सेवरल ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स। सो कोडिंग अ मॉडल, since it is a non-trivial task in most cases, so having these libraries available can speed up the process. So as you will see in the following code, it is fairly easy to use linear regression with stats model or scikit-learn. Doing this yourself would require much more effort even for simple techniques. The following listing shows the execution of a linear prediction model. अच्छा, अब मैं इस चीज़ को ज़रा आपको रीड करने का एक तो मकसद सिर्फ ये भी था कि जितने भी ये लेक्चर नोट्स हैं, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट रीड इट वंस वी आर डन विद द लेक्चर, बिकॉज वंस यू रीड इट बाय योरसेल्फ यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स और आपकी लर्निंग जो है वो रीइंफोर्स होगी। अच्छा, अब बात आती है कि मॉडल्स में ना आज हम जिन दो मॉडल्स को पढ़ेंगे उसमें से एक मॉडल हमारे पास रिग्रेशन है और एक मॉडल हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अक्सर जब भी आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स लें या मशीन लर्निंग का कोई कोर्स लें, और तो सबसे पहले बात आएगी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स की, फिर आएगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स और फिर सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स में हमारे पास दो जो मेन टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ करते हैं, एक हमारे पास रिग्रेशन है और दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अब रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डाटा जो है वो कोई कॉन्टिन्यूस डाटा होता है और जिसकी आउटपुट भी एक कॉन्टिन्यूस नंबर होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपने किसी कंपनी का प्रॉफ़िट जो है वो निकालना है और प्रॉफ़िट प्रेडिक्ट करना है, तो आप उसके पिछले डेकेड के लेट्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसकी बेस के ऊपर आप एक रिग्रेशन लाइन लेते हैं और वो रिग्रेशन लाइन फिर आपको फोरकास्ट करती है फॉर द नेक्स्ट 5-10 इयर्स। दिस इज़ एग्जांपल फॉर अ कंटीन्यूअस डाटा। इसी तरह अगर हमारे पास डाटा होगा जहाँ जो कि हमारे पास डिस्क्रीट एंटिटीज़ की फॉर्म में होगा, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लासिफ़ाई कर रहे हैं कि क्या उसमें से ट्यूमर है या नहीं है, इट्स अ 1 या 0, या ट्यूमर है या नहीं है। या किसी लैंड में हम चेक कर रहे हैं कि भई इसमें ऑयल है या नहीं है। सो वी हैव टू क्लासिफ़ाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट इवेंट्स। अ, तो वहाँ पे हम लगाएँगे क्लासिफ़िकेशन। अच्छा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि सम स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टडीड द होल कोर्स, और जब मैं उनसे आखिर में पूछता हूँ, अच्छा यार आप मुझे बताएँ कि किन प्रॉब्लम्स में मैं रिग्रेशन लगाऊँगा और किन प्रॉब्लम्स में क्लासिफिकेशन लगाऊँगा, तो पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि पता नहीं इन इन कॉन्सेप्ट्स में इतनी क्या मुश्किल है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मसलन एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है। ठीक है? और वो रनिंग कर रहा है और उसकी कोई स्पीड होगी समथिंग सम किलोमीटर्स पर आवर, और आप चाह रहे हैं कि मैं उसकी स्पीड को प्रेडिक्ट करूँ और उसके लिए एक मॉडल बनाऊँ, जिसमें उसके वेरिएबल्स लूँ कि उसकी विंड की स्पीड, टेम्परेचर क्या है, और इसी तरह के 2-3 पैरामीटर्स लेके मैं उसकी जो है वो स्पीड को प्रेडिक्ट करूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में उसकी जो स्पीड है, वो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू हो सकती है। वो स्पीड हो सकती है 13.6 किलोमीटर्स पर आवर, 15 किलोमीटर्स पर आवर और 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो दिस विल बी अ केस फॉर अ रिग्रेशन। लेकिन अगर मैं उसकी स्पीड को 3 या लेट्स से 3 में मैं क्लास में डिवाइड कर देता हूँ। एक क्लास कह देता हूँ स्लो, एक कह देता हूँ मीडियम और एक कह देता हूँ फास्ट। तो लेट्स से एक सर्टेन इंटरवल मैंने डिफाइन किया, अगर इस इंटरवल में उसकी स्पीड होती है तो वो स्लो होगी या मीडियम होगी, और फिर इस इंटरवल से ज़्यादा होती है तो वो फास्ट होगी। तो जब मैं उसको स्लो, मीडियम, फास्ट में कर दूँगा, तो नाउ इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज़ अब उसकी जो स्पीड है वो इन 3 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल करेगी। तो जहाँ पर अब एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर एक बर्ड्स की व्हिसल है और आपने उस बर्ड्स की व्हिसल के बेस के ऊपर एक मॉडल बनाना है जिसने प्रेडिक्ट करना है या क्लासिफ़ाई करना है कि उसका वो किस बर्ड्स की ये साउंड है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफ़िकेशन। तो ये 2 मेन आपके पास टूल्स हैं, एक रिग्रेशन का और एक क्लासिफ़िकेशन का, जो बहुत कॉमनली यूज़्ड होता है हमारे इस मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन रिग्रेशन और क्लासिफ़िकेशन से मुताल्लिक, तो आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस।
नहीं सर, ठीक है, जबरदस्त। फाइन। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक रहा है हमेशा से कि जिसके ऊपर जो है ना वो देयर वर स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट्स कंफ्यूज कि पता नहीं रिग्रेशन कहाँ लगाए हैं, क्लासिफिकेशन कहाँ लगाए। सो एंड पे पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी ना दे गेट कंफ्यूज्ड। सो इफ वी समहाउ क्लैरिफाई दिस थिंग अर्लियर कि अगर कंटिन्यूअस एक हमारे पास आउटपुट होगी तो वहाँ हम रिग्रेशन लगाएंगे, और जहाँ पे एक डिस्क्रीट इवेंट्स होंगे, डिस्क्रीट क्लासेस होंगी, वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन लगाएंगे। मसलन अगर मैं कोई मॉडल बना रहा हूँ जिसमें मैं यूएस डॉलर की जो प्राइस है उसको प्रेडिक्ट करने का एक मॉडल बना रहा हूँ कि आज 2025 में डॉलर की ये प्राइस है और 10 साल के बाद डॉलर की क्या प्राइस होगी। तो वो एक कॉन्टिन्यूस नंबर हो सकता है, इट कुड बी 350, इट कुड बी 360 और 365.36। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के अंदर भी कई टाइप्स हैं, लीनियर रिग्रेशन है, नॉन लीनियर है, पॉलिनोमियल है, वो हम देखेंगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट। बट यू नो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। सिमिलरली अगर मैंने कोई किसी इमेज में कोई ट्यूमर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो केस मेरे पास एक क्लासिफिकेशन का केस होगा। तो बस ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ जो है ना शेयर करना चाहता। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास शिल्पी टॉपिक सर, है। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जहां पर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये चीज गिवन होगी, हम मतलब क्या चीज सॉल्व करना चाह रहे हैं, तब हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बिल्कुल। या ये हमें प्रॉब्लम खुद ही एनालाइज करना है? करना होगा, देखिए प्रॉब्लम को देख के ही पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम आपका किस नेचर का है। और मेन चीज़ ये है कि प्रॉब्लम को देख के बिल्कुल आपको पता लग जाएगा, और उसके पीछे एक पूरी रेंज ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं टू सॉल्व। तो वंस यू नो योर प्रॉब्लम एंड यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव, तो यू विल गेट द होल कॉन्सेप्ट। अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भई किस तरह के प्रॉब्लम्स में हमने फिर कौन-सी जो है वो टेक्निक्स लगानी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अभी मैंने स्क्रीन जो है वो बंद की है, और मैं अभी ना एक कैनवास ओपन कर। अच्छा जी। अब मैंने ना ज़रा एक बुक्स नो लेक्चर नोट से हट के, और मैंने जो है मॉड फर्स्ट जो मॉड्यूल था, उसमें मैंने ना पाइथन ए टू ज़ेड उसकी एक फ़ाइल अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बताना चाह रहा था कि इसमें एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास 8 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। The first one being variables and data types. The second one being strings and conditional statements. The third being list and tuples. The fourth is dictionary and set. Fifth is loops, while and for loops. Sixth is the functions and recursions. Number seventh is the file input and output. And finally, we have object-oriented programming in Python. So, अगर हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम अभी आगे यूज़ करेंगे, तो जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि अगर आपने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जब बहुत ही शॉर्टर वर्जन में जब हम इसको देखेंगे, इसकी एक चीट शीट समझ लें हम एक तैयार करेंगे, और इस चीट शीट में हमारे पास क्या होगा कि हम इन 8 डिस्टिंक्ट ये जो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दूँगा। और क्योंकि पाइथन वो है जो हम आगे इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स में आगे बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। सो लैंग्वेज तो वैसे एक बहुत अपने अंदर एक पूरा समुंदर है, लेकिन इन 8 डिस्टिंक्ट टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आपको इनका आइडिया हो जाए तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सो पूरी पाइथन में अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, तो आपको अगर इन 8 डिफरेंट चीज़ों का पता लग जाए कि वेरिएबल क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी और सेट्स क्या होते हैं, लूप्स का आपको पता लग जाए, फंक्शंस का पता लग जाए, फाइल इनपुट आउटपुट कैसे होनी है, और क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे बनने हैं।
तो आपको पूरी पाइथन की समझे एक समरी आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद हम जो है जो आने वाले हमारे टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर हम बड़े कन्वीनियंटली अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाना था, अभी मैं आज ये कवर नहीं करूँगा। और आज मैं अपना जो स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो अभी आपको कोई परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको वो पाइथन का कोड समझ ना आए, उसका बस आप ये देखें वो कोड का एक आउटपुट पे फंक्शन क्या आ रहा है। और और हमने फिर उसके बाद हम जो है अपने जो टॉपिक को ना आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। अच्छा। अच्छा, अब देखें एक चीज़ होती है हमारे पास, अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया हो, सबने यूज़ किया होगा, तो अब कैलकुलेटर पे आपके पास एक साइन का बटन होता है, ठीक है? आपने साइन फंक्शन होता है वो। आप वो साइन फंक्शन लेते हैं और ब्रैकेट में आप लिखते हैं 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ जाती है। फिर आप साइन में लिखते हैं 30, तो साइन 30 की वैल्यू आ जाती है। फिर आप लिखते हैं 60, साइन 60 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह आप 90 लिखते हैं, तो आउटपुट पे 1 आ जाता है। 0 लिखते हैं, तो 0 आ जाता है। अब वो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, तो साइन ऑफ दैट वैल्यू आपके पास आंसर में आ जाएगा। इसी तरह पाइथन के अंदर भी ना फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शन कुछ उसमें बिल्ट इन होते हैं। जैसा कैलकुलेटर में आपके बिल्ट इन फंक्शन जो हैं, बस वही आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कुछ यूज़र भी खुद से फंक्शन डिफाइन कर सकता है। मसलन एक यूज़र है, वो एक फंक्शन डिफाइन करता है, उसका नाम वो रखता है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये नाम है उसका। ब्रैकेट में उसने ए, बी, सी रखा है। अब आप कोई सी भी 3 नंबर्स देंगे, ए, बी, सी, और उनकी वैल्यूज़ देंगे, वो तीनों की एवरेज करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और कुछ फंक्शंस जो हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, लिस्ट, कुछ फंक्शंस हैं जो पाइथन में जो है वो बिल्ट इन है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच वी वी बी यूजिंग टुडे। तो ये मैं आपको चाह रहा था कि थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दूँ उस चीज़ का। अच्छा जी, अब हमारे पास एक प्रोग्राम सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्जीक्यूटिंग अ लीनियर प्रेडिक्शन मॉडल ऑन अ सेमी रैंडम डाटा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, मैं ज़रा जस्ट आपको एक आइडिया दे दूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं आपसे किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग ये प्रोग्राम खुद लिखेंगे या आपको ये प्रोग्राम सारा समझ आ जाएगा, नथिंग लाइक इट, ठीक है? अभी हम इस पे आ रहे हैं, हम इस पे आएँगे और इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्राम इसको समझना भी कोई मसला नहीं है, इसको लिखना का इसलिए इश्यू नहीं है कि इससे इससे हज़ार गुना बड़े प्रोग्राम भी जो है ना, आपने 1-2 प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं और वो खुद जनरेट हो जाने हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। सिंस वी हैव नॉट कवर्ड पाइथन, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा इस पे टाइम लगेगा टू एक्सप्लेन। बट अभी के पिक्चर में हम सिर्फ़ चीज़ों को एज़ इट इज़ लेते हैं और हमने आगे बढ़ना है, बिकॉज़ हमने आज एक पूरी पिक्चर अपने अंदर जो है ना वो एस्टैब्लिश करनी है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक इम्पोर्ट कर रहे हैं स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी है डॉट एपीआई, उसका उसको हम उसको जो एलियास दिया है वो दिया है एज़ एसएम। इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी, ये 2 हमने ना आगे राइट साइड पे लिखा हुआ है, इनको हम कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड पाइथन मॉड्यूल्स, फाइन। हम जस्ट अज़्यूम करते हैं कि हमने कुछ मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन में होते हैं और हम उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। सेकंड थर्ड लाइन में हमने क्या किया कि हमने एक रैंडम फंक्शन यूज़ किया। जिस तरह मैंने आपको साइन फंक्शन का बताया था ना, साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, एक रैंडम फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं RANDOM, रैंडम। रैंडम फंक्शन ये वही फंक्शन है जो यूज़ होता है कंप्यूटराइज़्ड बैलेटिंग करने में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटराइज़्ड बैलेटिंग हो रही है। वो क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर रैंडम फंक्शन कॉल करते हैं, वो रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट करता है और फिर किसी क्लाइंट को, किसी यूज़र को या कस्टमर को टैग कर लेता है और बैलेटिंग का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, रैंडम आपने एक फंक्शन लिया एनपी से, एनपी का मतलब है कि नमपाई से, नमपाई की जो है वो मॉड्यूल से लिया। और 1000 का मतलब ये है कि 1000 एंटिटीज़ उसमें होंगी और ये वैल्यूज़ इसकी 0 से 1 के दरमियान होंगी। तो 1000 वैल्यूज़ नहीं है, हर वैल्यू की जो का जो कंटेंट है वो 0 से 1 के दरमियान है। उसके बाद आपने डॉट रीशेप किया 500, 2 आपने उसको रीशेप किया 500 रोज़ में और 2 कॉलम्स में, यानी कि उन 1000 डिजिट्स जो नंबर्स आपने लिए थे, उसको आपने 500 रोज़ में और 2 कॉलम्स में सेपरेट किया।
2 कॉलम्स में क्यों सेपरेट किया, 500 रोज में क्यों किया? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेट बने जिसमें 2 प्रेडिक्टर्स हो, यानी कि आपके प्रेडिक्टर्स में एक x1 हो और एक x2 हो। मैं इसके लिए मैंने ये काम किया। अच्छा, ये जो मैं रिग्रेशन आपको इस कोड में आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई फाइल नहीं है जिसके ऊपर हम ये अप्लाई करें। हम डाटा भी खुद से क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रिग्रेशन कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये प्रेडिक्टर्स जो हमने ले लिया, प्रेडिक्टर्स के बाद हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया। अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है, प्रेडिक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, किसके साथ? एक अरे के साथ लिया जिसमें 2 वैल्यूज हैं, 0.4 और 0.6। तो वो जो 2 प्रेडिक्टर्स थे x1 x2, उसमें जो x1 है वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा और जो x2 है वो 0.6 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में ऐड होंगे। ये हमने क्यों किया? हमने एक प्रेडिक्टर्स बनाए और प्रेडिक्टर से ही हम टारगेट बना रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करें, एक्स इनपुट ले रहे हैं और उसी इनपुट को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें, उससे वाई आउटपुट ले रहे हैं। अच्छा, ये भी हमने एक काम कर लिया। सर जी जी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे? जी, पूछे पूछे। सर ये 0.4 और 0.6 वाई ओनली दीज नंबर्स, और इसके अलावा हमने कोई क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट रैंडमली जो है हमने 2 नंबर्स लिए। हम इसमें चूंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो सम है वो 1 से ऊपर ना जाए, तो हम इसमें 0.3 0.7 भी ले सकते थे। इस जस्ट गिमिक कि हम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट को प्रेडिक्टर से ही बना रहे हैं, प्रेडिक्टर्स को लेके उसी पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके टारगेट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अभी मैं टारगेट का और प्रेडिक्टर्स का आपस में एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाऊंगा। डाटा भी खुद ही लिया है, उसी डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके आउटपुट ली है, इनपुट से आउटपुट बनाई है और फिर आउटपुट इनपुट को आपस में रिलेट करूंगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के रिग्रेशन का जो मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है। इसमें अभी हम कोई रियल डाटा नहीं ले रहे। असूलन होना ये चाहिए था कि मेरे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो इनपुट होनी चाहिए थी और डॉलर का रेट आउटपुट होना चाहिए था। तो मैं फिर उन दोनों का आपस में कोरिलेशन ड्रॉ करता और फिर मैं अगले आने वाले ईयर्स का मैं डॉलर्स का रेट प्रेडिक्ट करता। वो भी मैं आने वाली एग्जांपल्स में आपको शो करूंगा, बट एट दिस मोमेंट लेट्स सी कि ये हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने ना उसमें np गॉट डॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। np.random.random 500 करके उसमें हमने एक रैंडमनेस ऐड की, यानी कि खुद से हमने जो डॉट प्रोडक्ट ले लिया उसके बाद हमने एक उसमें रैंडम नंबर्स भी जो है वो ऐड कर दिए। अब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो 0 से 1 की रेंज में हो सकता है, राइट साइड पे भी नंबर 0 से 1 की रेंज में हो सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर्स के ऑप्शन है, या तो नंबर 0 के करीब करीब होगा, या 1 के करीब करीब होगा, या 2 के करीब करीब होगा। ये हमारा हो गया है टारगेट। अब हमने एक लाइन लिखी, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इक्वल्स टू एसएम का जो पीछे से आ रहा है वो स्टैट्स मॉडल से आ रहा है, और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स और किस किस के दरमियान ड्रॉ किया, प्रेडिक्टर्स के दरमियान और टारगेट के दरमियान। और उसके बाद हमने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट, और हमने लिखा कि फिट लीनियर रिग्रेशन ऑफ डाटा। फाइन। और राइट साइड पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। इट क्रिएट्स अ रैंडम डाटा for predictors which are your x values and a semi-random data for the target y values of the model. We use predictors as the input to create the target so we can infer a correlation. ये ऐसे ही है जैसे हमने खुद से x values ली और उन x values पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उससे y values ले रही। तो दोनों का आपस में मैं एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने आखिर में लिख दिया रिजल्ट डॉट समरी। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं रिजल्ट डॉट समरी करूंगा तो मेरे पास ये एक टेबल बन जाएगा। अच्छा, ये टेबल मेरे पास बन गया। ये टेबल मुझे क्या बता रहा है? ये टेबल मुझे बता रहा है कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 0.893, विच इज़ अ वेरी हाई वैल्यू इन दिस केस। इसका मतलब है कि हमारे इनपुट्स में और आउटपुट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और लेकिन अगर ये रिलेशन 0.5 से ऊपर वैल्यू हो, जैसे इस केस में 0.9 के करीब करीब है, तो ये सस्पिशियस भी है कि इसका मतलब है हमने अपनी जो आउटपुट है वो इनपुट से ही बनाई है, जो कि ऐसा ही है। हमने अपनी आउटपुट जो है वाई टारगेट वो प्रेडिक्टर से ही बनाया है, इसलिए बहुत हाई जो है ना इस पे नंबर आया है। अच्छा, एक मजे की चीज देखें इसमें, इसमें x1 x2 जो हमने 2 प्रेडिक्टर्स लिए थे, इसने इसके कोफिशिएंट्स भी निकाल दिए हमें लीनियर रिग्रेशन लाइन के। तो इससे क्या पता लगा, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। वो इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल्स टू 0.7658 x1 प्लस 1.1252 x2। तो हम इसका मतलब है कि एक लीनियर रिग्रेशन लाइन बन गई
अब आप इसमें जो भी x1 x2 डालेंगे आप इसमें से y प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी आप इस लीनियर रिग्रेशन लाइन को एक्सट्रापोलेट करते जाएं और जिस जिस भी पर्टिकुलर x1 x2 आपके पास फ्यूचर में कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे आप इस इक्वेशन में डालें और आप y की वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट कर लें। और दोज हु स्टडीड स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू टेस्ट एक बड़ा कॉमन टेस्ट है। सो पी वैल्यू जो है वो उसमें अगर हम 5% वाला लें, if your value is lower than less than 0.05, so it is considered significant। तो इस केस में वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 आ रही है, विच मीन्स कि हमारे ये जो प्रेडिक्टर्स हैं x1 x2 these are they are significantly affect the output which is your y। और जो मेथड इसमें शो हो रहा है वो शो हो रहा है लीस्ट स्क्वेयर्स का, और ऊपर लिखा हुआ भी है OLS which means ordinary least squares। So figure 2.23 is a linear regression model information output। इसमें और बहुत सी चीजें हैं, वो अभी हम उनको स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमें अभी इतनी डिटेल स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए। सिर्फ जो चीजें सर्कल में हाईलाइट थी मैंने वो आपको एक दफा रीड करके बता दी। अच्छा, ये देखें आप सारे इधर यहाँ पे, असल अब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास प्रेडिक्टर है, वाई एक्सिस हमारे पास टारगेट है। यहाँ पे आप ब्लू डॉटेड लाइंस देख रहे हैं। तो जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर ने क्या किया कि एक रेड लाइन प्लॉट की, ये लाइन मैथमेटिकली उसने ऐसे ली है कि इस रेड लाइन का इस ब्लू लाइन के साथ जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आएगा, यानी कि सारे ब्लू वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस इस रेड लाइन के साथ मिनिमम है, क्योंकि हमने इसके जो इसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेके उसको मिनिमाइज किया है, एरर मेजर को हमने मिनिमाइज किया है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसकी वजह से ये रिग्रेशन लाइन बनती है। लेकिन जब आप ये रेड लाइन निकाल लेते हैं तो इस रेड लाइन को आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं फ्यूचर में, और आप किसी भी एक्स वैल्यू के ऊपर उस वाई वैल्यू की आउटपुट जो है वो इवेंचुअली निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी सिंस चूंकि मैंने आपको ये पाइथन का कोड जो है वो थोड़ा सा रीड किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना एक और भी कुछ चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। अब देखें, अब आपके पास ये चाहे ये कोड है चाहे कोई भी पाइथन का कोड है, ठीक है, आपने पाइथन का कोड सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है। अब मैंने ये चैट जीपीटी की विंडो खोली है। आई होप कि आप में से सारे ही जो है वन वे द अदर आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी ओपन कर लें, उस पर अपना अकाउंट बना लें, या जीमेल से लॉगिन कर लें, या डीप सीक पे लॉगिन कर लें, ठीक है। आप चैट जीपीटी को कहते हैं कि यार एक्सप्लेन मी द फॉलोइंग, ठीक है, पाइथन कोड इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, और आप यहाँ पे पाइथन का कोड पेस्ट करें तो वो आपको पूरा पाइथन कोड जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा कि नमपाई जो है ये मैथ्स अरे के लिए है, स्टैट्स मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल लीनियर रिग्रेशन के लिए है। अच्छा, पहला जो np.random random 1000.reshape है, ये 500 रोज ऑफ डाटा क्रिएट करेगा जिसमें दो कॉलम्स होंगे और उनकी रैंडम वैल्यू 0 और 1 होगी, और x आपके दो फीचर्स बन गए, जैसे हाइट वेट दो फीचर होते हैं। अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसका पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा 0.4 से, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा 0.6 से, दोनों को आपस में ऐड करेगा, उसके बाद उसमें एक रैंडम नॉइज ऐड करेगा। फिर इसी तरह उसने इसको सिंपल वर्ड्स में दिखाया है कि फीचर 1 को 0.4 से करेगा, फीचर 2 को 0.6 से करेगा और उसमें नॉइज ऐड कर देगा। तो टारगेट हमने बताते खुद फीचर 1 और फीचर 2 से बनाया है, इसीलिए दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो हो रहा था। उनकी आर स्क्वायर वैल्यू जो थी ना वो 0.893 आ रही थी। तो जितना इनका क्लोज कोरिलेशन होगा उतनी हाई आर स्क्वायर वैल्यू होगी। फिर आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जो है वो क्रिएट किया इस लाइन को, इस फंक्शन को कॉल करके, और उसको बेस्ट फिट लाइन बनाई, और फिर आपने डॉट फिट करके उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाली और रिजल्ट समरी रिपोर्ट निकाली, और आपने उसकी आर स्क्वायर देखा, पी वैल्यू देखी। सो इन शॉर्ट आपके इनपुट क्या थे, सो यू आर क्रिएटिंग रैंडम इनपुट डाटा, टू फीचर्स, create output data using a formula plus noise, train a linear regression model to try to discover the formula, view how well it did, और ये आ गए। तो अगर आपने कोई भी पाइथन कोड, अभी तो मैंने उसको ये कहा ना कि मुझे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, अगर मैं इसको चैट जीपीटी को ये कहूँ ना कि मुझे ये पाइथन का कोड ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे मैं
हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो वो मुझे हाई स्कूल की लैंग्वेज में आके समझाना शुरू कर देगा। तो अगर आपको लेक्चर नोट्स में या कहीं भी कुछ भी समझना हो, तो आप सिंपल उस टेक्स्ट को डाल दें चैट जीपीटी के ऊपर और उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे दें कि यार आपने मुझे इसको समझाना है, तो वो आपको बड़े ही ईज़ी वर्ड्स में, ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देगा। तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकली ना अब आपको किसी टीचर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपके पास एक टीचर जो है वो 24/7 अवेलेबल है और आप उससे जितने मर्ज़ी सवाल पूछें वो थकेगा नहीं, वो आपको रात को भी जवाब देगा और आपको जिस तरह की लैंग्वेज में आप चाह रहे हैं, जितना ईज़ियर चाह रहे हैं, वो आपको आंसर दे देगा। ये तो था मैंने पाइथन कोड को समझा। अगर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि ये कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ उसको प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो सारा का सारा इसका इससे 1000 गुना बड़े कोड आपको लिख के दे देगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सर्टेन टाइम पे ना अब 90% हम देख रहे हैं कि जो कोड है वो एआई लिख के दे रहा है। और जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्ज़ाम्पल दी थी कि देयर इज़ कोलीग ऑफ अवर्स, अ स्टूडेंट ऑफ अवर्स एज़ वेल, वर्किंग फॉर अ यूएस कंपनी एट अ वेरी हाई सैलरी। He told me categorically that in last 6 months he hasn't written a single line of code. All he is using these AI tools to write the code. So practically अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स देना आते हैं, तो पाइथन का सारा कोड आप लिखवा देंगे और वो रन होगा। अभी हम आगे बनाएंगे अपनी केस स्टडीज में सारे कोड पाइथन से बनाएंगे। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि पाइथन की जो मैंने आपको वो जो 8 डिफरेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आप एक दफ़ा समझ भी लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपको हर दफ़ा पाइथन पे इधर चैट जीपीटी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा कुछ समझने के लिए और बहुत सा कोड जो है ना एक टॉप लेवल के ऊपर आप उसको जो है वो ईज़िली समझ जाएँगे बेस्ड ऑन अगर आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स पता होंगे और फंडामेंटल सीखने में ना मुझे लगता है कि अगर 3 से 4 सेशंस अगर मुझे मिल जाए ना, तो उन 4 सेशंस में मैं आपको इतनी पाइथन सिखा दूँगा जितनी जिसने 4 साल में पढ़ी है ना, उतनी भी उसको नहीं आती होगी। तो 4 अच्छे सेशंस लग जाएँ, तो पाइथन आपके जो है ना बिल्कुल जिसे कहते हैं जेब में होगी। सो कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है उसको सीखना। अब हम आते हैं अ, वही बातें जो हमने ऊपर की हैं उसको हमने ना ज़रा नीचे एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि मॉडल फिट। For this R squared or adjusted R square is used. This measure is an indication of the amount of variation in the data that's get captured by the model. अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर था और आर स्क्वायर था इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। The difference between adjusted R square and the R square is minimal here because the adjusted one is the normal plus penalty for model complexity. हमारे केस में a model gets complex when many variables are introduced. तो हमारे केस में ऐसा नहीं था, इसलिए दोनों R square का और adjusted R square का जो है वो आंसर सेम आया। और 0.893 is a very high because we cheated. हमने चीट क्या किया कि हमने जो प्रेडिक्टर्स लिए x1 x2 उन्हीं को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी में कुछ ऐड करा के आउटपुट बनाई है, इसलिए दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आया। तो रूल ऑफ थंब एग्जिस्ट but for models in businesses, models above 0.85 are considered good. और अगर हमने कोई कंपटीशन विन करना है तो 0.9 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन रिसर्च पर्पसेस के लिए अगर आपके मॉडल में 0.2 वैल्यू भी आती है ना, तो वो भी आप पब्लिश कर सकते हैं। फिर आता है x1 और x2 की वैल्यूज, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि हमने कैसे x1 x2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक आउटपुट जनरेट की, तो इससे हमें लीनियर रिग्रेशन की लाइन के कोफिशिएंट्स मिल गए। और फिर पी वैल्यू टेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग। आपको पता है हमारे पास 2 हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और एच अल्फा का कोई रिलेशन नहीं है, कोई उस पे वो डिपेंड नहीं करता। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसमें H1 का H2 के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इस केस में पी वैल्यू टेस्ट हमें क्या बता रहा है? लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 मिस्टेक्स इज पॉसिबल। हियर द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वुड बी इफ द पी वैल्यू इज लोअर देन 0.05, जो कि हमारे केस में आई है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे केस में तो 0 वैल्यू आई है। तो कुछ केसेस में इसको 0.05 डिफाइन करते हैं, कुछ केसेस में कहते हैं कि 0.01 से कम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में हम 0.05 से कम होनी चाहिए और हमारी वैल्यू 0 आई है, व्हिच मींस द वेरिएबल्स इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर मोस्ट पीपल। In truth, this is arbitrary number. It means there is a 5% chance
that the predictors does not have any influence ठीक है. So do you accept this 5% chance to be wrong? This is up to you. Several people introduced the extremely significant. वो है p less than 0.01 और marginally significant के लिए हमारे पास threshold जो है वो 0.1 से. तो ये हमने एक लीनियर रिग्रेशन की केस स्टडी देखी. दिस इज जस्ट अ सैंपल. अभी ये मैंने आपको एक टीजर दिखाया है. नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ही इसी के ऊपर. अगले 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो स्टेप 5 के ऊपर ही हैं, जिसमें मैं आपको एआई कवर कराऊंगा, एमएल कवर कराऊंगा, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स कवर कराऊंगा, उसके ऊपर केस स्टडीज करेंगे. ये मैंने सिर्फ उसका एक टीजर दिखाया है कि लीनियर रिग्रेशन का पाइथन के कुछ लाइंस ऑफ कोड करके आप x और y के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर लेते हैं, आप कोफिशिएंट्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं, आप उसकी स्टैटिस्टिक्स के सारे टेबल निकाल लेते हैं. अब मैं आपको उसका थोड़ा सा ना इम्प्लीमेंटेशन वर्जन भी दिखाता हूँ. मसलन मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ, ठीक है. मैंने आपके सामने ना एक गूगल कोलैब खोला है. मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली कोड कॉपी किया है और मैंने गूगल कोलैब पे पेस्ट किया. वैसे तो पाइथन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं ऑनलाइन ना एक गूगल कोलैब के ऊपर जाके मैंने कोड पेस्ट किया. और आप देख सकते हैं कि आपके सामने सिर्फ क्या 1 2 3 4 5 7 लाइनों का कोड लिखा है. इस 7 लाइनों के कोड में बस जो आपकी समझने की चीज़ है वो ये है कि x और y के दरमियान कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, एक लीनियर रिग्रेशन बना है और उसकी सारी जो स्टैटिस्टिक्स की समरी है वो आपके सामने यहाँ पे आ गई है. इसमें जो चीज़ें आपकी देखने वाली हैं, एक तो ये देखने वाला है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 0.893 आ रही है. उसके बाद आपके पास ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड हमने लगाया था, OLS, x1 x2 के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं और डेट्स इट. तो ये हमारा सिंपली क्या हुआ है इस लाइन ऑफ कोड से. अगर मैं ग्राफ्स भी जनरेट करना चाहूँ, जैसे मैंने बिफोर इस क्लास से पहले इसकी ग्राफ जनरेट करा था फीचर 1 फीचर 2 के दरमियान, उसके लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ता है, बट वो आराम से इसके बड़े 3D 2D ग्राफ्स भी जनरेट हो जाते हैं. जब जरूरत पड़ेगी हम उसके ऊपर जो है वो आएंगे इवेंचुअली. एक और जो है ना बात ये है कि लीनियर रिग्रेशन वर्क्स इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट अ वैल्यू. जैसे हमने कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी हो, बट इफ यू वांट टू क्लासिफाई समथिंग then you go to a classification model and the best known among them being is the k nearest neighbors. अब k nearest neighbors क्या करता है? k nearest neighbor एक हमारे पास एक मेथड है. It looks at the labeled point nearby and unlabeled point. Based on this, it makes a prediction of कि लेबल क्या होगा. जैसे आप इस ग्राफ में देखें फिगर 2.24 में हमारे पास ABC 3 ग्राफ्स हैं. जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें हमने हमारे पास एक x एक पॉइंट है जो हमें नहीं पता वो क्या है. हमने उस x पॉइंट के अगेंस्ट एक सर्कल बनाया है, उस सर्कल में एक पॉइंट ले लिया. इसी x पॉइंट के इर्द गिर्द हमने एक बड़ा सर्कल बनाया और इसमें 2 नेबर्स, उसके 2 हमसाए इसमें ले लिए इस पॉइंट में, इस सर्कल के अंदर. राइट साइड पे हमने एक्सट्रीम राइट साइड पे हमने एक बड़ा सर्कल बनाया और हमने उस x के करीब करीब जो है वो 3 नेबर्स ले लिए. इसको हम कह रहे हैं 3 नियरेस्ट नेबर्स. दरमियान वाले जो B को हम कह रहे हैं 2 नियरेस्ट नेबर और जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है इसको मैं कह रहा हूँ 1 नियरेस्ट नेबर. तो जो 1 नियरेस्ट नेबर है वो देखेगा कि मेरे सबसे करीब तर कौन सा पॉइंट है, जो कि इस केस में माइनस है, तो वो x को भी जो है वो माइनस कंसिडर करेगा. यानी कि आपने जो पॉइंट आपका अननोन है वो अपनी सराउंडिंग में देखेगा कि मेरे करीब सबसे कौन सा पॉइंट है और उसकी बेस के ऊपर वो अपने पॉइंट को माइनस ले लेगा. जो एक्सट्रीम राइट साइड पे है उस सर्कल में 2 प्लस आ रहे हैं और एक माइनस आ रहा है. प्लस वाले ज्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो वो इस पॉइंट को x वाले पॉइंट को जो है वो प्लस ले लेगा. तो 2 नियरेस्ट नेबर में हमारे पास इक्वल प्लस माइनस है. सो जहाँ पे टाई अप हो जाए ना तो वहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं. एक ये होता है कि अगर आपके पास 3 क्लासेस हैं 0 1 2, तो वो जो लोएस्ट नंबर है 0 उसको पिक कर लेता है. इस केस में माइनस चूंकि करीब है तो वो माइनस इसको अज्यूम कर सकता है.
सो नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि वो जो उसकी प्रेडिक्टर्स के पॉइंट्स बने होंगे उसके राउंड एक वो सर्कल ड्रॉ करेगा। आपने डिफाइन करना है कि आपने 10 नियरेस्ट नेबर लेने हैं या 5 नियरेस्ट नेबर लेने हैं, वो आप उसका n नेबर्स का नंबर से डिफाइन करेंगे। उसकी सराउंडिंग में वो उतने नेबर्स देखेगा, उसमें मेजॉरिटी रूल लगाएगा। मेजॉरिटी रूल अगर क्या है 7 प्लस है और 3 माइनस है, तो वो जो आपका अननोन पॉइंट है उसको प्लस ले लेगा। लेकिन अगर 7 उसमें माइनस है, 3 प्लस है, तो वो जो अननोन पॉइंट होगा उसको वो माइनस ले लेगा। तो इट्स अ मेजॉरिटी रूल अराउंड द सर्कल यू ड्रॉ बाय पिकिंग अप द नियरेस्ट नेबर्स। अब ये प्रॉब्लम जो मैं आपको 2.2 दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो है दिस इज लिस्टिंग 2.2, इट इज एग्जीक्यूटिंग के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन ऑन अ सेमी रैंडम डाटा। इसमें देखें आप, मॉड्यूल हमारा फ्रॉम sklearn वी इंपोर्ट नेबर्स, उसके ऊपर उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है कि ये हम यहाँ पे कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करें। उसके बाद प्रेडिक्टर्स को हमने क्या बनाया, np.random.random 1000, उसको हमने रीशेप किया 500 रोज में और 2 कॉलम्स में। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, टारगेट इक्वल्स टू, एक तो हमने उसी प्रोडक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, एक अरे से मल्टीप्लाई किया, जिसमें पहले एलिमेंट को 0.4 से करेंगे, दूसरे को 0.6 से करेंगे, उनको ऐड करेंगे, उसमें रैंडमनेस ऐड करेंगे। लेकिन इस पूरी चीज को हमने क्या किया, np डॉट अराउंड। np डॉट अराउंड क्या करता होता है कि आपकी जितनी भी रैंडम वैल्यूज होंगी उसको ये राउंड ऑफ कर देगा 0 में या 1 में या 2 में, यानी कि इन 3 वैल्यूज में वो राउंड ऑफ कर देगा। अब उसने उस कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को डिस्क्रीट में क्लासिफाई कर दिया, 0 में, 1 में या 2 में। इससे पहले जो हम पिछले एग्जाम्पल में कर रहे थे, यहाँ पर कोई राउंड ऑफ नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम सिंपल रिग्रेशन लगा रहे थे जिसमें हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उसमें रैंडमनेस ऐड की, तो ये कॉन्टिन्यूस टारगेट आ रहा था। आपके पास वैल्यूज किसी भी फॉर्मेट में आ सकती थी। इस केस में वो सिर्फ 0 और 1 2 के दरमियान हो जाएंगी इस फंक्शन को यूज करके, np डॉट अराउंड। उसके बाद हमने जो मैंने आपको बताया ना के नेबर क्लासिफायर यूज किया, और उसमें मैंने जो है वो n नेबर्स को जो है वो 10 सेलेक्ट किया, और इसका मतलब क्या है कि इट फिट्स 10 नियरेस्ट नेबर मॉडल्स। उसके बाद एक फंक्शन का डॉट फिट कॉल किया बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड टारगेट, और फिर मैंने उस KNN का स्कोर निकाला प्रेडिक्टर्स कॉमा टारगेट, और इसके बारे में वो कहता है कि इट गेट्स द मॉडल फिट स्कोर, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लासिफिकेशन वाज करेक्ट। अगेन मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये कोड पढ़ के आप इसको समझ जाएंगे या आप इसको लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, नथिंग लाइक इट, बिकॉज आई नो कि हमने अभी पाइथन नहीं की। बट मैं आपको जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए कि पाइथन में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को किसी से डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ रैंडमनेस ऐड करते हैं, कुछ राउंड के फंक्शन यूज करते हैं, कुछ क्लास होता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में हमने दोनों चीज़ों को फिट किया, उसका के NN डॉट स्कोर निकाला और वो 0.85 के करीब आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बड़ा कॉमनली यूज होता है डेटा साइंस में, इस तरह के एल्गोरिथम्स में हमने टारगेट और प्रेडिक्शन की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट की, जो कि 3x3 मैट्रिक्स है। ये 3x3 मैट्रिक्स आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 0 1 2, और जो आपने प्रेडिक्ट की जब वो एक्चुअली में 0 थी और आपने 0 प्रेडिक्ट की, ऐसे 17 केसेस आए। अब एक्चुअली में 0 थी लेकिन आपने गलत प्रेडिक्ट की 1, ऐसे 33 केसेस आए जो आपसे गलतियां हुई हैं। और एक्चुअली में वो 0 थी और आपने गलती से वो 2 प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसा 0 दफा हुआ है। एक्चुअली में वो 1 थी और आपने उसको 0 प्रेडिक्ट किया, जो कि गलत किया प्रेडिक्ट, वो 9 थे। एक्चुअली में वो 1 था और आपने 1 ही प्रेडिक्ट किया, ऐसे 405 केसेस थे, विच इज वेरी गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और एक्चुअली में वो 1 था लेकिन आपने उसको गलती से 2 प्रेडिक्ट किया, ऐसा एक दफा हुआ है। एक्चुअली में वो 2 था, आपने उसको 0 प्रेडिक्ट किया 0 दफा, 1 प्रेडिक्ट किया 30 दफा, लेकिन 2 पे आपने 2 सही प्रेडिक्ट किया 5 दफा। तो जो मैंने ये सर्कल किए ना, ये आपकी सही प्रेडिक्शंस हुई हैं। तो अगर आपने एक्यूरेसी निकालनी होगी तो वो होगी 17 प्लस 405 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 33 प्लस 9 प्लस 405 प्लस 1 प्लस 30 प्लस 5, इन सब को सब डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आएगा और नोमिनेटर में आएगा 17 प्लस 405 प्लस 5, बिकॉज ये आपकी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आपके स्पॉट ऑन बुल्स आए निकले हैं, जो 3 मैंने डायगोनली आपको शो किए। तो इसकी बेस के ऊपर आप जो है इसकी मॉडल की जो एक्यूरेसी निकालेंगे। इसी तरह अगर आप अपने फ्री टाइम में लेट से आप चाहते हैं यार मुझे ये कोड कोई समझा दे, या कोई भी कोड आपको लेट से प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप कहते हैं यार एक्सप्लेन करना,
फॉलोइंग पाइथन कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने आपको जनरेटिव एआई के बारे में बताया था कि जनरेटिव एआई में अगर आप प्रॉम्प्ट्स अच्छे दें तो जितने भी एकेडमिशियंस हैं, आप अपना जो कोर्स आउटलाइन कवर कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में, आप अपना कोर्स आउटलाइन यहाँ डिफाइन करें। ये आपको मिड टर्म के पेपर बना देगा, फाइनल टर्म के पेपर बना देगा। आपको 100 एमसीक्यूज अगर आपने बनाना है, आपको लिखे मुझे 100 एमसीक्यूज बना दें, और आगे लिखें कि मुझे मीडियम बनाने, ईजी बनाने, हार्ड बनाने, वो आपको उस तरह के एमसीक्यूज जो है वो जनरेट कर देगा। सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट्स देने एंड यू गेट एन आउटपुट। ठीक है, इस केस में मैंने अगर ये कोड पेस्ट किया है तो इसने मुझे बारी बारी समझाना शुरू कर दिया है कि जो पहली लाइन है उसमें आपने जो है वो नेबर्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया फ्रॉम साइकिट लर्न विच हैज k nearest neighbors। KNN is a simple machine learning method used for classification। अब regression is a machine learning method used for regression, जो linear regression था। और कोड में आपने 500 रैंडम इनपुट्स 2 फीचर्स के साथ बनाए और उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई किया। np डॉट अराउंड क्या करेगा? टू राउंड द रिजल्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, जो मैं आपको बता रहा था। वो होल नंबर में किसी को 0 कर देगा, किसी को 1 कर देगा, किसी को 2 कर, बिकॉज इसकी मैक्स वैल्यू 2 तक जा रही थी, मिन वैल्यू 0 तक जा रही थी और एवरेज जो था वो इसका 1 रह रहा था। सो नाउ यू हैव क्रिएटेड अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कॉन्टिन्यूस आउटपुट तो है नहीं, अब आपकी आउटपुट वही होगी है इजी, मीडियम, हार्ड, या उसकी स्पीड थी स्लो, मीडियम, फास्ट, या ट्यूमर यस नो वाला केस बन गया है क्लासिफिकेशन वाला। इस केस में 0 1 2 बन गया। फिर आपने 10 नियरेस्ट नेबर वाला क्लासिफायर मॉडल चूज किया, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की, उसके ऊपर उसने कुछ एक्यूरेसी निकाली और आपका आंसर निकाला। इसी तरह अगर आप इस कोड को प्रैक्टिस करना चाहें, इस कोड को कॉपी करें और इस कोड को लेट से मैं अगर पाइथन में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं इस कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ गूगल को लैब पे, और इसकी मुझे एक वैल्यू निकल आई 0.828 80%। और अगर मैं इसको प्रिडिक्शन वाला जो है वो कॉपी करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ और कोड करूँ, और अब मैं इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखा। और अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है कि मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन नहीं है। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कोड है, अब उसमें कोई अपडेट्स आई होंगी जिसकी वजह से जो है हमारे पास ये वाला फंक्शन हम कॉल नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास कोई मसला नहीं, हम कहते हैं यार ये हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, और मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, मैं इससे कहता हूँ आई एम encountering the following error। तो ये कह रहा है कि आप सिंपली क्या करें कि फ्रॉम sklearn में इंपोर्ट मैट्रिक्स कर दें तो, और तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वापस जाता हूँ अपने कोड के ऊपर और मैं इससे कहता हूँ कि अच्छा एक काम करते हैं कि हम इसको ये करते हैं, ये हमारे पास, फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि इसे कॉपी करें। और अब आप देखें कि मैं सपोज करें मुझे कोई पाइथन नहीं आती, मैंने एक एक कोड रन करना चाह रहा था और मुझे कोड में एरर आ गया, और मैंने सीधा सीधा वो एरर कॉपी किया और मैंने चैट जीपीटी को कहा भाई मेरे से कोड रन नहीं हो रहा, मेरा ये एरर आ रहा है। उसने कहा इसलिए एरर आ रहा है कि आपने मैट्रिक्स को तो इम्पोर्ट ही नहीं किया। तो आप एक काम करें, सिंपल एक लाइन ऐड करते हैं फ्रॉम sklearn import मैट्रिक्स। तो मैंने वो लाइन इम्पोर्ट यहाँ लिख दी, उसके बाद उसने मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना दिया। ये वही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे प्रेडिक्टेड है। तो इसकी एक्यूरेसी आपने निकालनी है तो 4 + 406 + 4 डिवाइडेड बाय द टोटल, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक? ऑल क्लियर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाइथन समझेंगे, अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करें, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही मैं बता रहा था कि ना, देखिए पता है बात क्या होती है, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वो क्या करते हैं जब पढ़ने लगते हैं ना,
एक एक लफ्ज इतने गौर से और डीप में और गहराई में पढ़ते हैं ना, तो पूरे दिन के एंड पे 2 लाइनें उन्होंने पढ़ी होती हैं। ठीक है? तो होता क्या है कि फिर ना आप एक बिगर पिक्चर का वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो फिर आप नहीं ले पाते। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ दफ़ा आपने ना सिंपल चीज़ों को एक दफ़ा स्कैन करना है, एक उसकी एक ब्रॉडर ओवरव्यू लेना है। लेकिन मैंने आपको कितना प्रूव करके बताया कि कोड समझने के लिए भी पाइथन जो चैट जीपीटी है वो आपको एक-एक लाइन करके एक्सप्लेन कर रहा है, नंबर 1। जहाँ एरर आ रहे हैं, वही एरर मैं उसको दे रहा हूँ, यार ये मेरा एरर आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही इसको कैसे ठीक करना है, वो मुझे उसको ठीक करके भी दे रहा है। फिर अभी ये कोड मैं उससे लिखवा भी सकता हूँ, मैं उसको सिंपली कहूँ ना ये मेरा डाटा सेट है और मैंने इसमें ये रिग्रेशन लगाना है, मुझे तुम सारा कोड लिख के दो, सारा का सारा कोड लिख के देगा, आप उस कोड को कॉपी करेंगे और चैट उसको गूगल को लैब पे पेस्ट कर देंगे, सारा रन हो जाएगा और आपको आउटपुट लोग अपने रिसर्च पेपर्स के लिए पूरे-पूरे कोड जो है वो जो एआई जनरेटिव एआई के टूल्स हैं उनसे जनरेट करा रहे हैं। ये जो आउटपुट के लिए हम गूगल कोलैब में डालते हैं, हाँ। वो वाला फंक्शन चैट जीपीटी में नहीं? चैट जीपीटी में भी एक जनरेट हो सकता है, लेकिन जो आपके पास जो पाइथन का है ना गूगल कोलैब भी जो है ना वो सिर्फ़ कुछ टाइम के बाद वो हो जाता है, यानी कि आप जब उसपे बहुत अरसा इनएक्टिविटी करेंगे ना, तो वो जो चीज़ें उसने स्टोर की हुई होंगी, फाइलें की होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगी। ये तो मैं सिर्फ़ डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ। बट इवेंचुअली व्हाट आई वुड लाइक कि आप जो है वो पाइथन का जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, विजुअल करें और फिर उसके बाद हम वहीं पे रन टाइम जो है पे कोड जो है वो चलाएँगे। क्योंकि हम जो है वो सिर्फ़ अभी तो छोटी बात है, अभी हम जब बड़ी बात करेंगे, थोड़े डिटेल ओरिएंटेड कोड लिखेंगे, उसमें कुछ फाइलें हमें इनपुट देनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों में हमें आईडीज़ देनी पड़ेंगी, कीज़ देनी पड़ेंगी, किसी जगह से हम कोई डाटा उठा रहे हैं, किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, कि ई-कॉमर्स साइट से उठा रहे हैं, तो इट विल बी बेटर कि हम हमारे पास एक अपना इंस्टॉल्ड वर्ज़न कोई हमें मिनिमम कोड चाहिए जो हमें ज़रूर आना चाहिए? बिल्कुल ये आना चाहिए। वी नीड टू लिस्ट डाउन दैट। बिल्कुल। मैं वही थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैं ये बता रहा था कि अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जैसे पाइथन के केस में ना, हमें ये जो 8 टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना स्क्रीन पे, ये हमें एक बेसिक जो है लेवल का इसमें भी बहुत डिटेल्ड है। मतलब अगर हम लूप्स में और फॉर और व्हाइल और लूप में बहुत डीप में चले जाएँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें केस एग्ज़ाम्पल्स मिल सकती हैं। लेकिन एक बेसिक का वो एक व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है, एक फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, लिस्ट ट्यूपल्स की कुछ एग्ज़ाम्पल देख लें, कुछ स्ट्रिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लें। इतना कि जो आपकी बेसिक्स जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स कवर हो जाएँ, उससे ये होगा कि आपका एट 70 टू 80% कोड को आप समझ लेंगे, ठीक है? बाकी 20% के लिए फिर आपको चैट जीपीटी का लिमिट आप डिफाइन करेंगे या हाँ, मैं डिफाइन करूँ। मैं जब आपको अदरवाइज़ तो हर बंदा अपना-अपना अब नहीं, नहीं मैं करूँगा डिफाइन। मैं इसमें जो है ना मेरा प्लान ये था कि मैं पाइथन के ऊपर एक पूरा जो है ना एक चीट शीट तैयार करूँगा कि जिसमें हम सिर्फ़ इन 8 टॉपिक्स के ऊपर कुछ छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स के साथ ऐसे समझेंगे कि वो एक हमारे लिए एक किस्म का एक शॉर्ट स्केच सा वर्ज़न हो जाएगा, जिसके बाद फिर आप बाकी लैंग्वेज भी चाहेंगे तो खुद ब खुद उसको ऐड ऑन कर लेंगे अपने सिस्टम में या तो डिटेल्स देखी जाए। बट इसमें ना लिमिट कोई नहीं है। ये वो टूल्स हैं, ये वो 8 टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये हर टॉपिक की छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स आ गई ना, तो बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी सारा इसका यूज़ है। जैसे इंग्लिश के वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर ज़ेड तक, किसी को वो आ गए और उसके बाद उसको जोड़ के वर्ड्स बनाना आ गए, तो उसके बाद तो डिक्शनरी की आपको फिर तक कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए ये भी वही चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि लूप्स होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, एक आध एग्ज़ाम्पल देख लेंगे, उसके बाद ये लूप्स फिर चलते रहेंगे, उसकी वेरिएशंस आती रहेंगी। इसी तरह फंक्शन फंक्शन जो आप डिफाइन करेंगे, किन इनपुट्स क्या डिफाइन करनी है, उसमें आउटपुट क्या होगी, वो भी हम इवेंचुअली देख लेंगे। तो इस पे हम आएँगे। ये मैंने इसलिए आपको एक 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 ना मॉड्यूल 1 में थोड़ा-सा हिंट करा दी थी कि ये हमने उसके ऊपर देखना है। वैसे कोई अगर इंटरेस्टेड ऑडियंस हो, मसलन कोई पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़रूर एक काम कर सकते हैं कि वेरिएबल और डेटा टाइप की छोटी-सी 1-2 एग्ज़ाम्पलें जस्ट किसी बुक में देख ली, नेट पे देख ली, गूगल पे देख ली, बिफोर कि मैं स्टार्ट कराऊँगा ऑब्वियसली, बट इफ यू वांट टू नो तो आपने अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है ना, वो इसी के अंदर रखना है। जो मैं आपको हमेशा शुरू में एक बात की थी कि हम कोई भी चीज़ करेंगे ना, वो स्ट्रैटेजी के बगैर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि रैंडम जी चलते-फिरते जी किसी ने कोई वीडियो सुना दी, सुन ली, किसी ने कोई मॉड्यूल दिखा दिया, देख लिया, तो इस तरह कुछ नहीं होगा। एंड पे हम जहाँ पे खड़े थे, वहीं पे खड़े रहेंगे। तो जब एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, एक हमने ब्रॉडर व्यू में चीज़ें डिफाइन की होंगी, फिर जो है चीज़ें आपके लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है? लैंग्वेज जो है ना वो सीखने पे आप जो है 2-3 1-2 महीने कंसेक्टिव करते रहे ना, तो जिसने 10 साल भी किया होता है उससे भी आगे निकल सकते हैं अगर वो थोड़ा आउट ऑफ टच हो। तो आपकी जो वो 1 महीने की जो प्रैक्टिस में आप आए हुए हैं ना,
दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो उसको थोड़ा फ्लो में लाने के लिए थोड़ा सा इवेंचुअली टाइम लगेगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन का केस, और क्लासिफिकेशन के केस में जो आउटपुट होती है ना, वो प्रोबेबली हम एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लॉट करते हैं, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी प्लॉट करते हैं। अगर हमने प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर देखना, वो मैं आगे बताऊंगा वो होती क्या है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें वो देखेंगे। बट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आप ये समझें कि ये आपको बता रहा है कि एक्चुअली में था क्या, आपने कितना सही प्रेडिक्ट किया, कितना गलत प्रेडिक्ट किया। ये होता है आपका क्लासिफिकेशन के केस में एक्यूरेसी निकालने के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप था कि आपने मॉडल को सिलेक्ट करना है और वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। फिर आता है मॉडल के डायग्नोस्टिक्स करना और मॉडल को कंपेयर करना। जैसे हमारे केस में अभी हम एक मीन स्क्वायर एरर के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड किया और समेशन की फ्रॉम i टू n, हमारे पास yi माइनस yi स्क्वायर, ये हमें बता रहा है मीन स्क्वायर एरर बता रहा है, एरर मेजर बता रहा है। सो मीन एरर स्क्वायर इज अ सिंपल मेजर चेक फॉर एवरी प्रेडिक्शन हाउ फार इट वाज फ्रॉम द ट्रूथ। स्क्वायर द एरर, हम एरर को स्क्वायर इसलिए करते हैं बिकॉज अगर हमारी रिग्रेशन लाइन का कुछ एरर ऊपर हो और कुछ एरर नीचे हो, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एरर तो जीरो आ जाएगा। हकीकत में पॉइंट जो है वो ऊपर वाला भी एरर है, नीचे वाला भी एरर है। फिर हम उस एरर का स्क्वायर इसलिए करते हैं कि जो पॉइंट जितना दूर होगा ना, उसकी पेनल्टी उतनी ज्यादा होगी। मसलन एक पॉइंट आपका रेड लाइन से बहुत दूर है, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर वो आपका पॉइंट रेड लाइन के बहुत करीब है ना, तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो एरर रिड्यूस होगा, बिकॉज 0.1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 0.001 आता है। अब देखिए आपके पास एक फिगर 2.27 है, इसमें आपके पास n है। n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1000 तक जाती है, बेसिकली 1000 सैंपल है। नॉर्मली जो रूल है ना, वो ये है कि 80% डाटा से हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, 20% के ऊपर हम उस पे टेस्ट करते हैं। तो 1 से 800 के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना है, और 801 से 1000 सैंपल्स के ऊपर उस पर टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है। एक कॉलम आपके पास है जूते का साइज है, और अगले कॉलम में उसकी प्राइस है। अच्छा, हमने एक मॉडल ये बनाया कि हमारी जो प्राइस होगी ना, वो शूज साइज जो यानी कि जो साइज है, वो हमारे पास प्राइस जो भी प्राइस होती है उसका 3 टाइम्स होता है साइज, ठीक है। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। यानी कि हमने साइज ऐसे प्रेडिक्ट किया कि साइज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्राइस, और उसकी बेस के ऊपर मॉडल बना लिया। और एक मॉडल हमने ऐसे बनाया कि हमने सबको 10 10 10 10 ले लिया। ये वैसे ही मैंने रैंडम लिया, मैं दो मॉडल्स को आपस में कंपेयर करा रहा हूँ। मसलन एक तरफ आप अज्यूम करें कि सारे जूते साइज 10 के, एक तरफ आप ये कंपेयर करें जो उसकी कीमत है ना प्राइस, उसको 3 से ज़रब दें और एक वैल्यू बन जाएगी, और ये उसकी एक्चुअल है साइज। तो अब देखिए 12 में से 12 माइनस करें 0, 13 में से 12 माइनस करें 1, 21 में से 21 माइनस करें 0, 10 में से 12 माइनस करें तो -2। अब इनका स्क्वायर लें और इन नंबर्स का स्क्वायर लें और फिर ऐड करें, तो आपके पास एरर मेजर आ गया 5861। दूसरी तरफ एक मॉडल था जिसमें आपने सबकी वैल्यू 10 एज्यूम की, ठीक है। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल ये इक्वेशन है जिससे आपने इनपुट को आउटपुट को रिलेट किया आपस में। वो रिग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा 12 माइनस 10 2 आ गया, 13 माइनस 10 3 आ गया, 21 माइनस 10 11 आ गया, 10 माइनस 10 0 आ गया। अब इसका स्क्वायर लिया और सम किया तो 1,10,225 आ गए। अब आप बता सकते हैं कि जो मॉडल 1 का मीन स्क्वायर एरर है वो कम है एज कम्पेयर टू मॉडल 2। तो इसका मतलब है मॉडल 1 परफॉर्म बेटर देन मॉडल 2। तो अगर आपने दो मॉडल्स को आपस में कंपेयर करना हो तो हमने इस केस में एक मैट्रिक डिफाइन किया, मीन स्क्वायर एरर। इस तरह के और बहुत से मैट्रिक होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप मॉडल डायग्नोस्टिक्स करते हैं और मॉडल्स को आपस में कंपेयर करते हैं, बट मीन स्क्वायर एरर इज वन ऑफ द वे यू कैन कंपेयर द मॉडल। और इस केस में आप कह सकते हैं कि जी मेरा मॉडल 1 जो है इट वर्क्स बेटर देन मॉडल 2। या अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूं और आपको मैं 2-3 मॉडल दे दूं और आपको मैं बताऊं कि इनमें से कोई एक चूज करें, तो आप तीनों को यूज करके देखें और आपके सर इसमें मैंने मॉडल 2 यूज किया था उसका मुझे मीन स्क्वायर एरर सबसे कम आया है, या इस मॉडल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आई है, तो वो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा कि दैट मॉडल एक्चुअली वर्क। ठीक हो गया? सो दैट वाज स्टेप नंबर 5। अगर मैं स्टेप नंबर 5 को दोबारा वापस पीछे जाऊं
तो क्या देखा हमने? हमने 3-4 चीज़ें देखी कि एक तो ये देखा कि आपने मॉडलिंग के स्टेप में एक काम ये करना होता है कि आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, आपने मॉडल को एग्जीक्यूट करना है, आपने मॉडल के डायग्नोस्टिक्स देखने हैं और फिर उस मॉडल्स को आपस में कंपेयर करना है। सो हमने एक रिग्रेशन का केस देखा, हमने एक क्लासिफिकेशन का केस देखा और हमने पाइथन के कुछ कोड एग्जीक्यूट किया और पाइथन की एक फ़ील ली कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें फंक्शंस होंगे, जिसमें लूप्स होंगे, जिसमें लिस्ट डिक्शनरीज़ होंगी और जिसमें हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसके थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लिया। लास्ट जो हमारे पास स्टेप नंबर 6 है, last step, which is presentation of your findings and building applications on top of them. So after you have successfully analyzed the data and built a well-performing model, you are ready to present your findings to the world. This is an exciting part. All your hours of hard work have paid off and you can explain what you found to the stakeholders. So presentation and automation में दो चीजें आती हैं, एक आता है presenting data और दूसरा आता है automating the data analysis. So sometimes people get so excited about your work, you will need to repeat it over and over again because they value the predictions of your model or the insights that you have produced. For this particular reason, you need to automate your models. आपको कुछ लोग कहेंगे भी ये ठीक है आपने रिजल्ट दिखा दिए, अगर आप इसमें ये वाला फैक्टर चेंज करें, मसलन आपके पास एक कंपनी है जो 5 मुल्कों में काम करती है, आपकी 5 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, कनाडा में है, मेक्सिको में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है और यूएस में है। वो आपने उसको अपनी सारी सेल्स दिखा दी, वो कहे यार मुझे ना आप सिर्फ जर्मनी की सेल्स दिखाओ या मुझे आप सिर्फ मेक्सिको की सेल्स दिखाओ। तो क्या आप दोबारा से वो सारा रिजल्ट्स लाएँगे या आप चीज़ों को ऐसे ऑटोमेट कर देंगे कि अब आप सिर्फ जर्मनी पे सिलेक्ट करेंगे तो अब जर्मनी के ग्राफ्स बन जाएँगे। तो इसलिए आपको ऑटोमेट करने पड़ते हैं। This doesn't always mean that you have to redo all your analysis all the time. Sometimes it's sufficient that you only implement the model scoring. Other times you might build an application that automatically updates reports. So Excel spreadsheets or PowerPoint presentations, the last stage of data science process is where your soft skills will be the most useful. And yes, they are extremely important. तो स्टोरी टेलिंग वाली बात जो है, अपनी स्टोरी सेल करना, that is an extremely important part of the data science. In fact, we recommend you to dedicate some books and उस पे read करें, because why bother doing all this tough work if nobody listens to what you have to say. So अगर आप अपनी स्टोरी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आपने इतनी हार्ड वर्क करके अगर आपने किसी मैनेजर को अब डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना था, सो अब आप उसको वो रिजल्ट्स ऐसे प्रेजेंट करें कि नाउ ही और शी कैन मेक अ वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन इट। अच्छा, अब देखें प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन के लिए ना हमारे पास डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें टैबलो है, जिसमें लुकर स्टूडियो है, गूगल का टूल है और माइक्रोसॉफ्ट के केस में हमारे पास पावर बीआई का टूल है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना पावर बीआई की थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाता हूँ कि विजुअलाइजेशन में हम क्या बेसिकली काम करते हैं। अब हमारे पास एक कंपनी का डाटा है, उस डाटा को हमने क्या किया है कि हमने ये डाटा सेट हमें किसी कंपनी ने प्रोवाइड किया, उसमें कंट्री का नाम, उसकी प्रोडक्ट्स में चॉकलेट चिप है और फॉर्च्यून कुकी है, ओटमील रेज़िन है, स्निकरडूडल है, शुगर है, व्हाइट चॉकलेट है। अच्छा, कुछ यूनिट सोल्ड हुए, कुछ रेवेन्यू आया, कुछ कॉस्ट आया और फिर कॉस्ट, प्रॉफिट, किस डेट पे, किस मंथ पे, किस ईयर पे। इसी तरह हमने डाटा जो है ना विकिपीडिया से उठाया, हमने इन 5 मुल्कों में जहाँ पे हमारी ब्रांचेज़ हैं, हमने उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली। तो वही डाटा साइंस का प्रोजेक्ट हम अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हम जब भी केस स्टडी आएगी, हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक डैशबोर्ड बनाना है अपने मैनेजर के लिए, उसमें हमारे पास सेल्स आनी चाहिए, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, कंपनी का रेवेन्यू कितना है वो आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए कि ईयर बाय ईयर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कुछ इस तरह के जो टॉप टियर के डिसीजंस हैं वो आपने एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव में डिफाइन कर लिए। दूसरा काम हो गया रिट्रीविंग डाटा, आपने डाटा रिट्रीव कर लिया, डाटा रिट्रीव आपको प्रोवाइड कर दिया कंपनी ने अपना इंटरनल डाटा। और तीसरी चीज़ है कि डाटा की प्रिपरेशन, उसमें आ जाती है क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लीनिंग के केस में हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स थे वो हमने रिमूव किए, हमने विकिपीडिया का डाटा इसमें इंटीग्रेट किया और उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया। ये जब हम इस केस स्टडी पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उससे अगला स्टेप है डाटा की एक्सप्लोरेशन, हम डाटा एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप होगा डाटा की मॉडलिंग, वो कर ली। फाइनल स्टेप जो है वो है डाटा की प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन, तो वो आपके सामने आ गई। अब आपको इस डाटा में क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको नज़र आ रहा है
कि कंपनी का प्रॉफिट बाय मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा स्लो था, फिर प्रॉफिट बढ़ा। सबसे ज़्यादा पीक प्रॉफिट जो है वो अक्टूबर, नवंबर में हुआ है, शायद सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी के साथ फिर कुकी भी जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, 5 कंट्रीज़ आ रहे हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको। उधर पॉपुलेशन कितनी है और आपकी यूनिट्स कितने बिके हैं यहाँ पे? अच्छा, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो $2.76 मिलियन का हुआ है। मैप भी आ रहे हैं, मैप में उस कंट्री का नाम भी आ रहा है, अगर आप उसपे पॉइंट रखें तो उसका प्रॉफिट भी आ रहा है। अच्छा, कुकी कैसे बिकी? सबसे हॉट फेवरेट आपकी जो प्रोडक्ट है वो चॉकलेट चिप है, फिर व्हाइट चॉकलेट है, फिर ओटमील है और फिर शुगर और फिर फॉर्च्यून कुकी। अब ये ग्राफ आपने मैनेजर को दिखाया, उसने कहा वो सारा ठीक है, मुझे सिर्फ कनाडा का दिखाओ। तो आपने एक स्लाइसर फंक्शन लिया, आपने सिर्फ कनाडा पे क्लिक किया। अब ये सारा ग्राफ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कनाडा में शिफ्ट हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कनाडा में आपको कौन-सी प्रोडक्ट फेमस है, कौन-सी लीस्ट फेमस है, उसका कितना प्रॉफिट है। अब यही चीज़ आपको यूनाइटेड स्टेट्स की बनानी हो, तो ये उसका ग्राफ आ गया। यहाँ जर्मनी की बनानी हो, तो ये जर्मनी का ग्राफ आपके पास आ गया। अच्छा, ये जितने ये ग्राफ्स बने हैं, ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और यहाँ से आइटम्स लेके आया हूँ, तो उसने मुझे ये सारा विजुअलाइज़ेशन कर दी, जिसके बेस के ऊपर आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं और एक किसी को जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं। उसके बाद अब आप कहते हैं सर नहीं वो तो सही है, लेकिन कुछ ग्राफ ऐसा हो जो उसमें एनिमेशंस हो, मतलब मैं बटन दबाऊँ तो ईयर बाय ईयर कोई प्रॉफिट आ रहा हो, ईयर बाय ईयर कोई रेवेन्यू आ रहा हो। तो अब मिसाल के तौर पे एक और हमारे पास विजुअलाइज़ेशन है, इसमें यूएस का डाटा था हमारे पास, वो डाटा सेट यहाँ पर अवेलेबल है और उस डाटा में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पॉपुलेशन है, जॉब्स हैं, जीडीपी। अब आप ईयर वाइज़ एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्ले करें, तो 2001, 2002, 3, 5, 6, 7, 8 में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जा रही है। जैसे 2008 में आपको पता है रिसेशन आया था, ठीक है? ग्लोबली रिसेशन आया था। उस रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी और फिर अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4% के आस-पास। इसी तरह आपने पॉपुलेशन का एनिमेशन बनानी है, तो इस तरह की एनिमेशंस जो है वो आप पावर बीआई में जो है वो ऐड कर सकते हैं और ये सारे डैशबोर्ड्स हम अब जब हम विजुअलाइज़ेशन कवर करेंगे, पावर बीआई को कवर करेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि आपको इस तरह की डैशबोर्ड में ऑटोमेशन करनी पड़ती है। अगर आप ऑटोमेशन नहीं करेंगे, तो हर दफ़ा फिर आपको दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा से सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली ये जो डैशबोर्ड का पिक्चर होती है, ये आपके पास इसका लिंक एक बन जाता है और वो शेयर हो जाता है, तो दुनिया में कोई बंदा कहीं पे भी बैठा है, जब आप इसको पब्लिश करते हैं, तो दुनिया में कहीं भी ब उसको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो वो सारे इस पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, तो पूरी टीम इसके ऊपर एक ऑन द गो होती है। अब इसी तरह मैं जब पावर बीआई को एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसमें एक डैशबोर्ड बना हुआ है कोविड का। उसमें पूरी दुनिया के जो कोविड के केसेज़ आ रहे हैं, उसका एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जब डाटा देती थी वर्ल्ड को, तो पूरी दुनिया की कंट्री से डाटा आके उस एक डैशबोर्ड पे इकट्ठा होता था और उसपे पूरे वर्ल्ड के जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है उसके ऊपर सामने शो हो रहे होते थे। तो इसके ऊपर अब जैसे मुझे याद है कि फर्स्ट मॉड्यूल में किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम पावर बीआई की माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करना चाहें, तो मैं उसपे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये होता है कि कोई भी सर्टिफिकेशन आप करेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ सैंपल डाटा के ऊपर कुछ केस स्टडीज़ आप परफ़ॉर्म कर लेंगे, कुछ टूल्स, फंक्शंस का बटन आपको मिल जाएँगे। एक तो ये तरीका है कि किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का। दूसरा ये है कि आप उस टूल के ऊपर कुछ डैशबोर्ड्स के कुछ प्रोजेक्ट्स करें, चाहे वो किसी फ्रीलांसिंग से लें प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट पे करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेंगू का आउटब्रेक है पंजाब में, उसका कोई डैशबोर्ड बनाते हैं और उस डैशबोर्ड में किसी को बताते हैं यार इसमें जो डाटा लिया ना मैंने वो पंजाब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, डीएचक्यूज़ का, बीएचयूज़ का डाटा लिया है, उसको इंटीग्रेट किया और हमने ये डैशबोर्ड बनाया और ये हम अपने पंजाब का जो हेल्थ का मिनिस्टर है उसको हम ये प्रेज़ेंट करते हैं और इसका लिंक ये पड़ा हुआ है जहाँ जहाँ जाके मेरा प्रोजेक्ट देख लें। So then you don't have to explain everyone because you have a one complete project available to review for everyone और that also shows कि किस ग्रेविटी का और किस लेवल का प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया। So certifications are good thing to impress someone, but the real thing is that you do some meaningful projects और उसके कुछ लिंक्स आप शेयर कर दें and everyone is there to see कि what kind of work you have done। फिर उसकी बेसिस के ऊपर लोग आपको बताएँगे अच्छा वो आप पे कितना ट्रस्ट रखेंगे और फिर आपको उस बेस के ऊपर उस तरह के प्रोजेक्ट्स या उससे मिलते-जुलते या उससे हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स पे आपको जो है वो एम्प्लॉय करेंगे बिकॉज़ ऑफ द वर्क यू हैव ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक। अच्छा जी, अब मैं एक
समरी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस 3 मॉड्यूल्स. So first thing is, in this chapter we have learned the data science process, which consists of 6 main steps. The first step is setting the research goal. You define the what, the why, and how of your project in the project charter. Number 1. Number 2 is retrieving data, which is like finding and getting access to the data needed in your project. This data is either found within the company or retrieved from a third party. Third point is the data preparation. You checking and remediating data errors, enriching the data with the data from other data sources, and transforming it into a suitable format for your models. And the next one is the data exploration. You diving deeper into your data using descriptive statistics and visual techniques. The fifth step, the juicier, the funnier, the most exciting part is the data modeling. Use your machine learning and statistical analysis. Someone जैसे एक अभी हमारे पार्टिसिपेंट डॉक्टर हाफिज साहब बता रहे थे जी कि they have used he has used statistics for so long, so he has an advantage. And machine learning you use in a collaboration to achieve your project goal. Final step is presentation and automation. You present your results to the stakeholders and industrializing your analysis process for repetitive reuse and integration with other tools. So ये वो अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को 6 स्टेप्स दिखा दिए. अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा कुछ इससे हटके दिखाता हूँ और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि अब फ्यूचर किस तरफ आ रहा है. ठीक सर, इसमें Yes, please. स्टैटिस्टिक्स काफी इम्पोर्टेंट है. इसको भी हम कोई मिनिमम उस तरह का जो चीट शीट बना सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स में कितनी जिनका बैकग्राउंड नहीं है या कम है, वो कहाँ तक इसको गो थ्रू करें टू स्टे अलाइन्ड विद डाटा साइंस. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है. फिर देखिए एक ना बेयर मिनिमम बिल्कुल बनाया जा सकता है और लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमेशा कि ना अब दुनिया में ना नॉलेज जो है वो बहुत एडवांस और एक्सपैंड हो गया है. इतना कि आपको मीन, मीडियन, मोड, एवरेज पता हो, आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन का पता हो, वेरिएंस का पता हो. मतलब मैंने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा है, एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल इसके ऊपर एक शॉर्ट कोर्स आराम से छोटी सी एक चीट शीट बनाई जा सकती है. होता ये है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे ना, तो उसमें भी लर्न करते हैं ऑब्वियसली और आप उसमें देखते हैं कि अच्छा इसमें मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा. बाकी अगर आप किसी एक चीज़ की फिर बहुत डीप डाउन जाए ना, तो फिर तो ये है कि वो इटसेल्फ एक अलग फील्ड ओरिजिनेट हो जाएगा. हम आगे आने वाले जब लेटर पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन में हम आगे चलेंगे ना, तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं वो एक्सप्लेन करता रहूँगा. लेकिन मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि कामयाब लोग वो नहीं होते जो बिल्कुल ही एक-एक निटी-ग्रिटी में जाके और डीप. अगर आप सिर्फ ब्रॉडर व्यू में भी रखें अपने आप को और आप बिगर पिक्चर लूज़ ना होने दें और आप अपने विज़डम देखें. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर मैं आगे जो कुछ दिखाने वाला था आपको, उसमें ये बात बताने वाला था कि जितने भी नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं ना, अब उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. वो बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको अगर बिज़नेस का पता है, फाइनेंस का पता है, एचआर का पता है, आपको लेट्स से अगर लॉ का पता है, मीडिया का पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है या आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो कंप्यूटर साइंस ने अब आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि आपके पास कुछ टूल्स हैं, जिनको सिर्फ़ आपको यूज़ करना होता हो एंड यू कैन क्रिएट अ हैवक सिस्टम. और कंप्यूटर साइंस वाले बहुत मीडियम टर्म में रिडंडेंसी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ बहुत से टूल्स बन गए हैं, बाकी एआई हैज़ रिप्लेस्ड देम. अनलेस वो जो टॉप फ्यू परसेंट जो जिन्होंने उनको मेंटेन करना है और जिन्होंने उसको थोड़ा-सा फीचर्स को एक्सपैंड करना है, दैट विल बी देयर. सो आपको जिस फील्ड का नॉलेज है ना, वो आपकी असल है, वो आपकी बेस है. उसके बाद आप इन टेक्निक्स को मल्टीप्लाई करें. उस टेक्निक की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई टेक्निक की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप जनरेटिव एआई से पूछें, वो आपको समझा भी देगा. आपको समझ नहीं आएगी तो आप उससे कहें मुझे बच्चों की तरह समझाओ, वो बच्चों की तरह समझा देगा और इतनी आसानी से समझा देगा और आप उसको यूज़ करने के लिए कुछ कोड माँगेंगे, वो कोड भी दे देगा. तो जितनी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूँगा, बट बहुत सी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि जहाँ पे हमें लेकिन इसके पीछे जो प्योर स्टैटिस्टिशियन हमने स्टैटिस्टिक्स को एज़ अ फील्ड नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ़ उसकी वो चीज़ें पढ़नी है जिसको हमने अपने डाटा के ऊपर यूज़ करना है. ये बहुत 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं. तो हम लोग जो है वो सिर्फ़ वो चीज़ देखेंगे जो हमने एम्प्लॉय करनी है. जैसे मैंने आज आपको आर स्क्वायर का बताया और मैंने आपको पी वैल्यू का बताया बस. बाकी उस पे आप अगर आप जाएँ ना वापस टेबल पे, तो वो ऐसा ग्राफ है इसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, ना मैंने कभी बॉदर किया क्योंकि जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों. अब देखें ना, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्क्यू खैर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन डुर्बिन, वाटसन, जेबी, प्रोब, कंडीशनल नंबर, कर्टोसिस, अब ये मुझे नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की. मुझे सिर्फ़ पी वैल्यू का था
और कोफिशिएंट्स क्या था और आर स्क्वायर से मुझे पता लगा कि मॉडल मेरा फिट किस तरह बैठ रहा है, बस मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया। तो जितनी हमें जरूरत होगी हम उसको इंशाल्लाह इवेंचुअली देख लेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ कुछ ना, मैं क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ जो मैंने फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स में आप लोगों से सुने। एक था जी कि लेट्स से आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे एक पार्टिसिपेंट मुझे पूछ रहे थे जी, अगर हमने कोई एआई की कोई वीडियो बनानी है, कुछ छोटे से कंटेंट से, क्योंकि आजकल लोगों का ना अटेंशन स्पैन नहीं है। तो वो चाहते हैं जी कि हमारे पास छोटी-छोटी सी वीडियोज़ हों और तो अब क्या है कि जैसे हमारे पास एक इन वीडियो एआई एक टूल है। अब इस टूल में वो कहता है कि गिव मी अ टॉपिक, प्रीमाइज़ एंड एन इंस्ट्रक्शन इन एनी लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जिसमें भी दे दें। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे और इससे वीडियो जनरेट करने के वो आपको पूरी वीडियो बना देगा। तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा था यार कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, ये मेरी सीवी है, ये मेरा मैं अपने डिपार्टमेंट की एक प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मसलन मैं इसको कहता हूँ कि इसको मैंने ना एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है? प्रॉम्प्ट ये है जी, मैं उससे कहता हूँ कि एक 5 मिनट की प्रोफ़ेशनल वीडियो बनाओ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, ठीक है? उसमें मैं वेलकम करूँ, अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, फिर मेरे डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ, हमने कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, वो ग्रेजुएट्स कहाँ-कहाँ जॉब कर रहे हैं और हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो और उसका स्क्रिप्ट दे दिया। ये स्क्रिप्ट या ये जो टेक्स्ट है, ये आपके पास जो है वो अवेलेबल होगा आपकी पीडीएफ्स में या वर्जन्स में। तो हम उसको टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है? और हम जाते हैं अपने इस टूल के ऊपर, इन वीडियो एआई के ऊपर, इसको मैं कहता हूँ जी कि यार मुझे इसकी वीडियो बना दो और मैं ऐसे कहता हूँ यार मुझे 3 मिनट की वीडियो बना दो, ठीक है? ज़्यादा नहीं, लंबी वीडियो नहीं चाहिए, लोग नहीं देखते 5 मिनट की वीडियो। जनरेट वीडियो करूँगा, तो ये वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दी इसने। अच्छा, इसमें वो मुझे पूछेगा जी जो स्टॉक मीडिया पड़ा हुआ है, जो उसके पास इमेजेस पड़े हुए हैं, ये वही यूज़ कर लेगा। अगर मैं इसको अपने इमेजेस दूँ ना, या ये मेरी यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस रूम है, ये मेरी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स है, लैब है, तो उस वीडियो में ये फिर मेरे पिक्चर्स डाल देगा, ठीक है? और उसके बेस के ऊपर आपको 5 मिनट की, 3 मिनट की बड़ी क्रिस्प सी, शार्प सी एक वीडियो बना के दे देगा। सो बहुत सी जॉब्स जो पहले वीडियो एडिटिंग की एग्ज़िस्ट करती थी ना, तो वो अब आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही हैं, बिकॉज़ एआई के टूल्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप चंद प्रॉम्प्ट देके बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ बना लेते हैं। बल्कि एक कंपनी अभी रिसेंटली स्टार्टअप है, वो क्या कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें अपने कोर्सेज़ का कंटेंट दें। हम उन कोर्सेज़ के कंटेंट से 5 मिनट, 10 मिनट की अवतार वाली और बड़ी खूबसूरत वीडियो जिसमें पीछे रॉक म्यूज़िक, कोई लाइट सा म्यूज़िक लगा होगा, एनिमेशंस लगी होंगी, तो उस तरह की छोटी-छोटी वीडियोज़ स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्ट जो है ना वो करेंगी। तो इस तरह का जो है वो कंटेंट जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस बट अभी मैंने इसकी वीडियो जनरेट कराई भी है। मैं अब आपको ना जस्ट थोड़ा-सा एक उसका वो दिखाता हूँ। हाँ। Hey everyone, are you ready to join the tech revolution and make your mark in the world? Let me take you on a quick tour of the Department of Computer Science at Bahria University Lahore campus. I'm Dr. Khawaja Kasim, the head of the department. I earned my PhD from the esteemed Hong Kong University of Science and Technology, which ranks 28th globally in computer science, according to the 2025 Times subject ranking. Today, I want to share why our department is the perfect place for aspiring tech professionals. First off, a bit of history. Established back in 2014, our department has proudly produced over 800 graduates in BScs, BSIT, and MScs programs. And guess what? Over 90% of our graduates land jobs in top national and international software houses within just a year of graduation. Our department's strength lies in 4 main areas: competent faculty, high-tech computing labs, a strong alumni network, and national international rankings. Let's dive deeper. World-class expertise. We boast a diverse and specialized faculty, with 15 PhD members who are experts in areas like AI, machine learning, cybersecurity, software engineering, bioinformatics, and more. These brilliant minds hail. अब देखें इसमें पिक्चर्स जो आ रही है ना वो इसने अपने स्टॉक मीडिया की उठाई है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी इमेजेस में जाके अपनी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स दे दूं तो बैकग्राउंड में हमारी एक्चुअल लाइव पिक्चर्स चल रही होंगी। किसी जगह पे आप कह रहे हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, यहाँ पे इंडियन एक्सेंट होना चाहिए, वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने जो उसको स्क्रिप्ट दिया है वो 10 मिनट का दिया है, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट दिया है। उसने उसमें से खुद उसका समरी निकाली है, निचोड़ निकाला है, और अगर मैं से कहता है कि सारा वीडियो आप 1 मिनट की बना दो तो वो 1 मिनट की बना देगा। बैकग्राउंड में इसमें ये म्यूजिक डाल दो, वो म्यूजिक डाल देगा। सो चंद प्रॉम्प्ट देने हैं,
एंड यू कैन मेक अ वंडरफुल वीडियोस। सो लोग अब यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए ना खुद नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से बना रहे हैं। तो स्क्रिप्ट वहां से ले लिया, इधर डाल दिया, उसकी वीडियोस बना ली, तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बन सकती है। एक तो ये मैंने आपको ग्लिम्स दिखानी थी। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब देखें वर्टेक्स एआई है हमारे पास, एक ये गूगल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है ना, इस तरह गूगल का टूल है जिसका नाम है लुकर, लुकर स्टूडियो कह लें या लुकर कह लें। अब वो केवन फाइनेंशियल्स, मैंने जो फाइल थी ना, जो मैंने आपको पावर बीआई में दिखाई है, मैंने इसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया। मैंने इसको प्रॉम्प्ट ये दिया कि यार मुझे तो ये बता के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कनाडा में कितने हुए, मुझे सिर्फ उसका नंबर बताओ। तो इसने मुझे उसका आउटपुट पे नंबर बता दिया। और इसमें मैं वॉइस भी दे सकता हूँ माइक्रोफोन से, और वो वॉइस मैं उर्दू में भी दे दूँ, पंजाबी में दे दूँ, जिससे में दे दूँ। तो अब आप सोचें फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि जी, कि आप जो है वो एक कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो इसको दें, और इससे कहें यार मैंने आपको भी फाइनेंशियल रिपोर्ट सेंड की है, मुझे देख के बताओ कि हमारा पिछले साल के से जो है वो ग्रोथ कितनी हुई है, और फोरकास्टिंग करो कि अगले 5 साल में ग्रोथ कितनी होगी। हाँ, और वो मैनेजर पूछ रहा था यार ये बताना कि हमारी सबसे मोस्ट सोल्ड आइटम कौन-सी है और किस सिटी में है? ज़रा 1 मिनट में मुझे ज़रा करके बताओ। सो ये आपने अपनी वॉइस कमांड दी उर्दू में या पंजाबी में, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई फ्रॉम ऑडियो टू टेक्स्ट, और उसके बाद इस फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपने साथ अटैच की उसमें से वो सारे एनालिटिक्स निकालेगा, और आपको जो है वो उसके ग्राफ बना के, चार्ट्स बना के जो है वो दे देगा। सो दिस इज द यूज ऑफ एआई इन एनालिटिक्स। सिमिलरली यही वाला काम जो है पावर बीआई में जो है वो, ये वाला फीचर जो को पायलट का फीचर है, ये Q&A है। इस Q&A में क्या है कि अगर आप को पायलट का फीचर इन्वोक करते हैं, तो आप टेक्स्ट में लिखें कि यार मुझे इस चार्ट में ना नेक्स्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड बना दो, सिर्फ इंग्लिश में लिखें, तो वो उस टेक्स्ट को टेक्स्ट क्यूरीज में कन्वर्ट करेगा और आपको उसकी रिपोर्ट बना देगा। अगर आप इस रिपोर्ट की कोई एग्जेक्टिव समरी बनाना चाहते हैं, क्लिक करें, वो आपको टेक्स्ट में उसकी एग्जेक्टिव समरी बना देगा। और इन द शॉर्टर टाइम आप इसको अगर वॉइस से जो है वो लिंकअप कर दें, तो फिर आप सिर्फ मुंह से कमांड दें, मुंह से बोलें कि यार जो है मुझे ये चीज़ें कर दो, तो वो आपको जो है डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो चीज़ें करके दे देगा। तो थिंग्स आर मूविंग फास्ट, और एआई इज इंटीग्रेटिंग एवरीवेयर, और इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि आप आगे आने वाले टाइम में और देखेंगे कि चीज़ें कितनी फास्ट तेज़ी से चेंज हो रही है, और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान भी हो रही है कुछ एस्पेक्ट पे। इसलिए मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर रीइन्फोर्स कर रहा हूँ कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि उनको तो अपनी फील्ड का नॉलेज पता है, और दूसरा फिर वो इस टूल्स को यूज़ करके अपनी एरिया में कितना ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दे शुड लेवरेज ऑन, जस्ट कंसीडरिंग द फैक्ट दे शुड नो हाउ टू यूज़ दीज़ टूल्स। इसलिए मैंने आपको एक छोटी-सा क्लिप दिखाया था जिसमें एक पल्मोनोलॉजिस्ट था, वो उसमें उसने चेस्ट एक्स-रे में दिखाया कि इसके ये निमोनिया वाला साइड है। तो इट इज़ वाइडली कोटेड कि एआई जो है इट विल नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स, एआई विल रिप्लेस दोज़ डॉक्टर्स हू डोंट नो एआई। ठीक है? सो वो डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएँगे जिनको एआई नहीं आती होगी। इसी तरह जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं, जो फाइनेंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, एचआर के हैं, अगर उनको उनके लिए एआई जो है उसका यूसेज एम्बेडेड हो जाएगा इन देयर रोड मैप, जो उनके कोर्सेज़ हैं। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एज होगा, तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ जो है लोग आपसे आगे निकल जाएँगे। ठीक है? वही काम जो आपको महीनों में करने पड़ते हैं, वो चंद घंटों में आपको एनालिटिक्स टूल्स करके दे देंगे जिसमें एआई एम्बेडेड होगी। तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ दैट। डरा रहे थे। हाँ? डरा रहे थे। बट ये देखिए ना, कुछ चेंजेज़ होती हैं जो सूनर और लेटर आनी होती है। अब आपको नज़र आ रही है सामने, ये तो नहीं है कि कोई बहुत दूर है, और उसकी कुछ ग्लिम्स हम आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब देखिए ना, पहले अगर आपने ये पूरी रिपोर्ट बनानी हो, तो आपको बहुत टाइम लगता है, और फिर मैं आपको कहता किसी एक जगह की हो, तो आप कहते हैं यार देखो एक और आलू आ गया, आपको दोबारा से शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। बट आपने सिर्फ सेलेक्ट किया, तो सारा ग्राफ उस हिसाब से चेंज हो गया। और अब आप वॉइस कमांड देके जो है, समझिए एक आपके पास एक बंदा वर्चुअली अवेलेबल है, जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं और वो आपको इंस्टेंट जो है वो काम करके दे रहा है। नॉन सीएस का सर एक और भी फायदा है, हुँ। वी हैव नथिंग टू डी-लर्न। नथिंग टू डी-लर्न ये भी है तो एडवांटेज। आप नई लर्निंग के लिए ओपन हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात भी है। और और क्वेश्चन मार्क में देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही की, और लेकिन हमारे फील्ड में भी सीएस हो या चाहे नॉन सीएस हो, लर्निंग शुड ऑलवेज़ कंटिन्यू, दैट्स वन थिंग। और लेकिन चीज़ें अब आसान भी हो रही हैं। लेकिन अब उसमें अब आप अपनी वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, दैट इज़ समथिंग जो क्वेश्चन होगा, जो हम सबके लिए होगा। बिकॉज़ जिस तरह मैंने आपको अभी चैट जीपीटी दिखाया,
तो आपने डीप सीक देख लें, तो आप बेसिकली एक इंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको सही प्रॉम्प्ट्स देने आते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट दफ़ा बात की थी, एक अच्छा सवाल आधा जवाब होता है। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर 1 घंटे का कोई कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, वो अगर आप कर लें, तो आपको बड़े अच्छे प्रॉम्प्ट्स देना आ जाएँगे और बड़े क्लोज़ एंडेड प्रॉम्प्ट्स जिस पे आप बहुत अच्छे-अच्छे जो है ना आउटपुट ले सकेंगे विद मिनिमल राइटिंग। और हार्डली 1 घंटे का कोर्स है कि यूट्यूब में लेक्चर सुन लीजिएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो यू विल गेट इट। सो पॉइंट ये है कि अब एकेडमिक्स का भी जो फ्रेम है ना, वो चेंज हो रहा है और वो हो जाएगा चेंज, इसको आप रोक नहीं सकते। कि अब मैं छोटी-सी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ एकेडमिशियंस भी बैठे हैं और अगर नहीं भी बैठे, तो सब लोग किसी न किसी तरह के एडमिशन होते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए होता है, कोई अपने कज़िन्स के लिए होता है, कोई अपनी फैमिली में किसी के लिए होता है। तो आई वाज़ हैविंग अ इंटरेक्शन विद द पियर्सन पब्लिशर्स। तो पियर्सन जो है, उनकी बुक्स हम पढ़ते होते थे जब मैं अंडरग्रेड में था। पियर्सन और मैकग्रॉ-हिल, ये 2 बड़े मेन अदारे हैं जिनकी बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने पियर्सन वालों को राब्ता किया और मैंने उनसे कहा, यार मुझे आप ना इंस्ट्रक्टर अकाउंट दें, मैंने कुछ मैनुअल्स देखने हैं, कुछ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस देखनी है। तो उसने कहा, आप मेरे साथ एक मीटिंग करें। मैंने मीटिंग की। उसने कहा, फिर मैंने उसको जस्ट एक इम्प्रेस करने के लिए उसको कहा, जी हमारी लाइब्रेरी में ना पियर्सन की इतनी किताबें पड़ी हैं। तो कहता है कि वी डोंट केयर अबाउट द फिजिकल टेक्स्ट बुक्स एनीमोर, बिकॉज़ अब हमने अपना प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ना एक रेबल के नाम से और माई लैब सर एक नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म बना लिया है, जिसमें वो पूरी बुक जो है ना, वो अब डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है। सिर्फ़ उसमें ये नहीं है, उसमें आप नोट्स लिख सकते हैं, उसमें एआई भी है। अगर आप किसी पैराग्राफ को हाइलाइट करें और आप कहें इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आप उस पैराग्राफ को कहें इसके ऊपर 10 एमसीक्यूज़ बना दो, वो 10 एमसीक्यूज़ बना देगा। तो वो एक सिर्फ़ डिजिटल बुक भी है और प्लस उसमें एक टीचर भी बैठा हुआ है, जो मैंने कहा वर्चुअल टीचर है, जो उस पूरी बुक को आपको गाइड करे। फिर उसमें आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ के लिहाज़ से कंटेंट वेरी करेगा। मसलन अगर आपको कंटेंट आता है ना और आप फास्ट लर्नर हैं, तो वो कंटेंट को रीअरेंज ऐसे करेगा कि आप और अच्छा लर्न करेंगे। अगर आप स्लो लर्नर हैं, तो उस हिसाब से कंटेंट को थोड़ा-सा स्लो लेके चलेगा। आपकी लर्निंग के हिसाब से वो एडजस्ट भी कर लेगा। तो वो जब मैंने उसका वो पूरा प्लेटफ़ॉर्म देखा, तो मैंने कहा, यार मुझे ये पूरा प्लेटफ़ॉर्म ना 1 सेमेस्टर के लिए दो, मैं अपने स्टूडेंट्स पे डाटा साइंस के लिए ना इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो एंड देन वी आर प्लानिंग कि हम अभी ये वो दे हैव एग्रीड टू गिव अस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम अभी उसपे अपने स्टूडेंट्स को लेके चलूँगा। बट दिस इज़ कमिंग अप, ठीक है? सो जो किसी ज़माने में सीडीज़ थी, कैसेट प्लेयर्स थे, वो चले गए। अब सारा कंटेंट डिजिटल आ गया है। तो जो बुक पब्लिशर्स हैं, उनको भी पता है कि आने वाला टाइम अब डिजिटल टेक्स्ट हार्ड कॉपी बुक्स का नहीं है। इट्स अबाउट दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स जिससे उन्होंने कमाना है। तो जो-जो उस कोर्स में एनरोल होगा, जो टीचर होगा, उससे वो पर यूज़र चार्ज करेंगे और इसी से वो अपना बिज़नेस मॉडल लेके चलेंगे। तो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड foresee the demand और फिर उस हिसाब से they change. Any questions regarding what we have learned now? अच्छा, आज सवाल बहुत थोड़े हैं, है ना? आज शायद 10 टर्म आया है। अच्छा, एक और बात मैं ना यहाँ पे फाइनली, चूँकि अब आज हमारा ये पहला मॉड्यूल पहले 3 मॉड्यूल कवर हो गए हैं। तो अगर आप इस पूरे 3 लेक्चर्स में देखें, जो अब तक हमने वो 7 से 8 घंटे की हमारे लेक्चरिंग हुई है, उसमें हमने क्या देखा है? उसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस के कोर्स कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है। मसलन हमारे पास पाइथन है, सीक्वल है, नोएस एसक्यूएल है, जिसमें हम साइफर लैंग्वेज देखते हैं। हमारे पास पावर बीआई है, टैबलो है, या लुकर का थोड़ा-सा तारुफ करा दिया। टूल्स मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने आपको उन पाइथन का या पावर बीआई के उन टूल का यूसेज भी दिखा दिया कि इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। और आज हमने लेक्चर में जो है उन टूल्स का जो क्लासिफिकेशन का और रिग्रेशन का था, उसका प्रॉब्लम उसके कुछ हमने छोटा-सा कोड लगा के मैंने आपको उसकी लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाई और एक रिव्यू एंड मैट्रिक्स बना के उसकी आउटपुट भी दिखा दी। तो अब मैं जो बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ना, जो मुझे सबसे पहले मॉड्यूल 1 में आयशा ने सवाल पूछा था, जॉब्स के हवाले से या मार्केट की इंडस्ट्री डिमांड्स के हवाले से, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे, जैसे एक सर्जन है, उस सर्जन जब सर्जरी करता है ना, तो उसको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उससे वो किसी टूल से वो चीरा लगाता है, काटता है, फिर कुछ स्पेशलाइज़्ड टूल्स होते हैं जिससे वो ऑपरेट करता है और फिर स्विचर से उसको एंड पे सीता है और जो सारे परफॉर्म करता है। अच्छा, अब वो जो सारे टूल्स जो एक सर्जन यूज़ करता है, उस सब टूल्स का मैं एक पैकेट बनाऊँ और मैं आप लोगों को दे दूँ कि यार ये पूरे वो टूल्स हैं, अब ये पेशेंट है, अब आपने इसकी सर्जरी करनी है, तो स्टार्ट करें। तो आप जो है वो मुझे कहेंगे कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे टूल्स जो सर्जन यूज़ कर रहा था, इसका पूरा पैकेट बना के आपने मुझे दे दिया। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ज गली-गली, महल्ले-महल्ले, दुकान-दुकान जाके वो टूल्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे सारे एक पैकेट की फॉर्म में दे दिए, दैट्स फाइन। ऑन टॉप ऑफ इट,
आपने मुझे हर टूल का यूजेज भी बता दिया कि पाइथन में ये 8 टॉपिक्स हैं, पावर बीआई ये कर सकता है, जो लुकर है वो ये कर सकता है और इसके ये फीचर्स हैं, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, आपने मुझे उसका यूजेज भी बता दिया। आई एम सो ग्रेटफुल। ऑन टॉप ऑफ इट, गोइंग वन स्टेप अहेड, आपने मुझे कुछ केसेस भी करके दिखा दिए, कुछ केसेस को मुझे ऑपरेट करके दिखा दिया, कुछ लाइव केस स्टडीज के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपने मुझे वो केसेस भी दिखा दी, जिससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस एलिवेट हुआ और मुझे मेरा बड़ा मोराल बूस्ट हुआ है। लेकिन स्टिल मैं जो हूँ अभी भी कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस पेशेंट को ऑपरेट करने में, जब तक मैं कुछ केसेस जो है किसी आपकी सुपरविजन में या किसी सीनियर की सुपरविजन में खुद ना कर लूँ, ठीक है? और उसके बाद जो है जब मैं वो कर लूँगा, तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई भी अननोन थर्ड पेशेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर ऑपरेट कर लूँगा। तो उसी एनालॉजी को लेके आप चलें कि जो टूल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। जो उसके यूसेज होंगे, मैं आपको बता दूँगा। मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल केसेज़ के ऊपर या केस स्टडीज़ को लेके रियल एग्ज़ाम्पल्स को लेके जो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, उसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी जो साल के प्रोजेक्ट है ना, उनकी केस स्टडीज़ हम सॉल्व करेंगे, पूरी वो भी करके दिखा दूँ। लेकिन असल जो है वो कमाल क्या होगा कि आप इन चीज़ों को एक अननोन सेटिंग्स के ऊपर एक प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। दैट्स द होल पर्पस ऑफ इट। सो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जो 100-100 हज़ार-हज़ार कोर्सेज़ कर रहे हैं, हज़ार-हज़ार सर्टिफ़िकेशनें कर रहे हैं। हज़ार सर्टिफ़िकेशनों की नहीं ज़रूरत। एक कोर्स, एक सर्टिफ़िकेशन इज़ गुड इनफ, गुड टू गो। Because at the end of a course or a certification, the whole objective is to activate your critical mind, to activate these neurons. तो जिस जो आपको सोचने पे मजबूर करें, हाँ यार अच्छा मुझे टूल्स का पता है, मुझे इसका यूसेज पता है, मैंने कुछ केस स्टडीज भी देख ली हैं, अब मुझे प्रोजेक्ट दें, अब मुझे कोई एग्जांपल दें, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और मैं अपना बिजनेस एक्यूमेंट, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस पर अप्लाई करूँगा और मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप हाई एंड वैल्यू वाली बात करें, तो उसके लिए आपने एक रियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप जो है प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट्स विन करेंगे। सेम गोज़ विद एनी सेटिंग। सो नो मैटर हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू डू, unless you start actually doing it by yourself, maybe initially under the supervision of some seniors, eventually independently. यहाँ पे मैं एक बात और भी कर दूँ कि नो मैटर आप जितने मर्ज़ी केसेस सॉल्व कर लें, हर अगला केस पिछले केस से कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। चाहे आपने 1000 लोगों को भी ऑपरेट किया ना, जो 1001वां पेशेंट आएगा वो डिफरेंट होगा 1000 से। किसी का फैट बॉडी का फैट ज़्यादा होगा, किसी का फैट कम होगा, किसी को उस बीमारी के साथ 10 बीमारियाँ और होंगी, किसी को शुगर भी होगा, किसी को साथ यूरिक एसिड भी होगा। तो हर केस ना दूसरे केस से मुख्तलिफ है। तो कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि जी मैं 100% गारंटी के साथ जो है प्रॉब्लम मुझे जिस मर्ज़ी नेचर का दे दें, मैं कर दूँगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। ऐसा टिपिकली जो है बाज़ दफ़ा आपको सब कुछ ठीक चल रहा होता है और आप अपने जो प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, प्रीवियस ट्रेनिंग की बेस पे उसको कर रहे होते हैं, बट वो आपसे नहीं हो पाता है। किसी दिन आपका दिन नहीं भी होता और बाद दफ़ा आप अननेसेसरीली स्टक भी हो जाते हैं। मसलन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अगर चिप डिज़ाइनर हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिज़ाइन करता हूँ, उसमें एक कंपोनेंट है एम्पलीफायर का। मैंने 10 दफ़ा लेट्स से हाइपोथेटिकली एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है। हम जब एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, वो बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिकेशन शीट होता है। हमें एक क्लाइंट ना एक स्पेसिफिकेशन शीट देता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इतना गेन होना चाहिए, इतने पैरामीटर्स होने चाहिए। हमारा एज़ अ चिप डिज़ाइनर काम किया कि मैंने उस स्पेसिफिकेशन शीट के मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन करी। तो ऐसा हुआ है कि 10 दफ़ा मैंने एक एम्पलीफायर डिज़ाइन किया स्पेसिफिकेशन शीट पे। 11वीं स्पेसिफिकेशन शीट आई है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन शीट जब मैं करने लगा हूँ, तो मेरे पास वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हालाँकि सब कुछ मैंने वही किया है जो मैंने पिछले 10 केसेज़ पे लगाया है, बट समहाउ इट डज़न्ट गिव यू द रिजल्ट्स। समटाइम्स इट्स नॉट योर डे और समटाइम्स जो है वो चीज़ कहीं न कहीं आप स्टक हो जाते हैं। तो गिविंग यू द सिमिलर एग्जांपल ऑफ अ सर्जन, एक हमारी जो है वो एक फेमस लेडी फौजिया वहाब, शी वाज़ इफ आई रिमेंबर करेक्टली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो 2012 में शी डाइड। शी हैड एन इलेक्टिव गॉल ब्लैडर सर्जरी, ठीक है? कोलिसिस्टेक्टोमी मोस्ट लाइकली इसको कहते हैं। तो एक वो इलेक्टिव सर्जरी होती है, छोटी-सी सर्जरी होती है जो उसने वॉलंटियर बेसिस पे की कि यार कल को इसमें स्टोन्स है, कल को कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी तो बेहतर है इसको निकाल देते हैं। तो एक बहुत छोटा ऑपरेशन था और बहुत एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में किया और वो जो है ऑपरेट होने के बाद उसमें इन्फेक्शंस हो गए, पूरी बॉडी में फैल गए। 2 हफ्ते शी वेंट इन आईसीयू एंड इवेंचुअली शी डाइड। तो पार्लियामेंट में बड़ी बात हुई कि डॉक्टर्स की जो है इसमें कोताही देखें और पीएमडीसी इसको इन्वेस्टिगेट करे।
तो देयर इज जनरल सर्जन इन माय फैमिली हु नोज द डॉक्टर जिन्होंने ये उसको ऑपरेट किया। तो एक फैमिली फंक्शन में ही वाज टेलिंग अस ऑल कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया ना, ही वाज अ मास्टर ट्रेनर। एक होता है डॉक्टर, उसके ऊपर होते हैं ट्रेनर, एक होता है ट्रेनर का भी ट्रेनर। तो ही वाज अ मास्टर ट्रेनर, जो ट्रेनर्स को ट्रेन करता है, वो ट्रेनर्स फिर इवेंचुअली सर्जन्स को ट्रेन करते हैं। और अब उसने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जो है वो गॉल ब्लैडर की सर्जरीज़ की होंगी, बट एट दैट डे जो है वो सर्जरी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई व्हिच वाज़ नॉट अंडर हिज कंट्रोल, और वो छोटा-सा ऑपरेशन जो है वो जानलेवा साबित हुआ। इवेंचुअली शी डाइड। सो समटाइम्स इट हैपेंड कि डिस्पाइट यू नो ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क। सो नो वन कैन क्लेम कि जी मैं जो है हर तरह का प्रोजेक्ट आएगा तो मैं इवेंचुअली कर लूँगा। लेकिन काम क्या है कि वो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, उनके यूसेज पता हो, तो आगे आप देखेंगे कि लाइफ आपकी और आसान होती जाएगी। आपके लिए चीज़ें यूज़ करना क्लिक ऑफ अ कमांड होंगे, क्लिक ऑफ अ बटन्स होंगे, वॉइस कमांड्स होंगी, टेक्स्ट बेस्ड होगा, और बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने इस प्रॉब्लम पे करना क्या है। तो यहाँ पे सीएस वाला डिसएडवांटेज में है, क्योंकि उसको बिज़नेस का कुछ नहीं पता, उसको बाकी फील्ड से कुछ नहीं पता। उसका तो टोटल काम क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, और उसने डेवलप कर दिया। आगे उसको एआई ने टेक अप कर लिया। तो जो दूसरी फील्ड के लोग हैं, दे नो देयर फील्ड, दे नो हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू देयर फील्ड। सो यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रांग केस टू मूव ऑन। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए कि टू कीप अपडेटेड एंड मूव फॉरवर्ड। सो इस पर्टिकुलर फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने आपको होलिस्टिकली ना पूरे डेटा साइंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया है 6 के 6 प्रोसेसेस की तरफ। तो अगर अगर ये कोर्स अगर हम किसी मैनेजर्स के लिए या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिज़ाइन करते, तो प्रोबेबली यही कोर्स कंटेंट्स हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जो डेटा साइंस का कोर्स करा रहे हैं, मैंने जब उनके कंटेंट्स देखे थे फॉर कंपैरिज़न, तो उस 8 घंटों में या 10 घंटों में यही कंटेंट कवर करते हैं जो मैंने आपको 1 वीक में कवर कराया विद एक्सटेंसिव लेक्चरिंग। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये सिर्फ टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। ये सिर्फ अभी स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमने कवर किया। अब आपको पता है कि किस प्रोसेस में कौन-सा स्टेप है, कौन से टूल्स हैं, कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन उसकी अभी सेकंड और थर्ड ईयर है, ऑपरेशनल और टेक्निकल। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें थोड़ा-सा ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल पे भी काम करें, ताकि आप कंप्यूटर साइंस के साथ भले आप खुद काम नहीं भी कर रहे, आप किसी टीम से काम करवा रहे हैं, तो आप उनको उनकी ज़ुबान में बात कर सकेंगे। आपको एल्गोरिदम्स की डिटेल्स भी पता होंगी, और कल को अगर आपको हाथ से खुद भी काम करना पड़ गया, तो यू कैन डू इट। तो इसलिए मैं कोर्स को ना मैंने थोड़ा डिटेल्ड रखा है, तो जिसमें हम टियर 2 और टियर 3 लेवल पे जाएँगे। वी विल गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड वी विल गो सम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लेटर। तो थोड़ा-सा सीक्वल की भी प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन की भी प्रैक्टिस करेंगे। इवन दो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पाइथन की ज़रूरत नहीं है कोड करने की, बट स्टिल आई वांट कि आपको थोड़ा बहुत आता हो, ताकि आप जब कल को कोड देखें तो आप उसको ईज़िली समझ जाएँ कि क्या इसका जिस्ट क्या है इसकी। बाकी इतनी डिटेल्ड अब कोई खुद भी कोड कोई भी नहीं करता। और लेकिन गेट रेडी फॉर, क्योंकि आज मैं आखिर में जो थोड़ी-सी मोटिवेशन दे रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए भी दे रहा हूँ कि गेट रेडी फॉर द टू गेट्स योर हैंड्स डर्टी। और जिस तरह वो सली वाली एक मूवी थी ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, ठीक है? तो अभी इम्पैक्ट आएगा, उसके लिए तैयार रहें, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। और बहुत सी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं भी आती कुछ चीज़ें, चैट जीपीटी, डीपसीक इज़ ऑलवेज़ देयर। आप उस पैराग्राफ को या लाइन को कॉपी करें, वो सारा आपको डिटेल में समझा देगा। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि एक कोर्स में उसको ऐसे पढ़ें कि जो आपको इतना अनेबल कर दे कि फ्यूचर में आप डेटा साइंस का जो मर्ज़ी कोर्स ले लें, जो मर्ज़ी बुक पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये सब्जेक्ट है क्या। अब मैं आपको ना एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ, जस्ट टू गेट लास्ट एंड क्लोज़ माय रिमार्क्स, ठीक है? मैं कहता हूँ जी, अब आपको दिखाता हूँ मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस पियर्सन, ठीक है? एक वैसी रैंडम बुक ले रहा हूँ। अच्छा, पियर्सन की एक किताब है, उसका नाम है डेटा साइंस फॉर ऑल, पियर्सन, ठीक है? इसी का मैं एक्सेस माँग रहा था उनसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अच्छा, इनका एक प्लेटफ़ॉर्म है रेवल, रेवल के नाम से एक माई लैब। माई लैब में ना बाकायदा आप कोड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, हम लोगों ने जब डिटेल एंड डिटेल की किताब पढ़ी थी या रॉबर्ट डेफोर की, तो हम टेक्स्ट में कोड्स पढ़ रहे होते थे। तो अब माई लैब में क्या है कि कोड्स को आप रन टाइम पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, उनके एल्गो देख सकते हैं, उसका वो सूडो कोड जनरेट कर सकते हैं, तो आपको जो लर्निंग मिल रही है लाइव एक्सपीरियंसेस के साथ, वो बड़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिली। अच्छा, अब ये बुक है डेटा साइंस फॉर ऑल। अब मैं ना टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको दिखाता हूँ।
व्हाट इज डाटा साइंस हमने पढ़ लिया। अच्छा, डाटा रैंगलिंग में क्या चीज़ आती है? प्री प्रोसेसिंग, हमने डाटा की प्रिपरेशन पढ़ी है। हमने मेक सेंस किया थ्रू डाटा विजुअलाइजेशन, हमने पावर बीआई देख ली है। ईडीए एक्सप्लोइटेड, हमें पता है एक्सप्लोइटेड डाटा एनालिसिस में हमने माइक बोस्टॉक के ग्राफ देखे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सैन की, परेटो डायग्राम, बॉक्स प्लॉट, सब याद है मुझे अपनी मेमोरी की वजह से, वो सारे देख लिए। डाटा मैनेजमेंट, इसमें हम सीक्वल पढ़ लेंगे, कुछ नो सीक्वल कर लेंगे। अच्छा, कुछ प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी की बात हुई है, वो स्टैटिस्टिक्स है जितनी हमें ज़रूरत है, तो कोविड-19 के कुछ केस स्टडीज़। फिर डाटा से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने। अच्छा, मशीन लर्निंग की आज हमने बात की, उसमें हमने आज बात की क्लासिफिकेशन की और रिग्रेशन की, तो ये वही रिग्रेशन है, ये वही क्लासिफिकेशन है, यहाँ क्लासिफिकेशन है, यहाँ रिग्रेशन है। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ाऊँगा और ये बुक खत्म। तो इस बुक को देख के आपको ये लग रहा है, क्या ये तो सारी बुक हमें पता है? तो अब आप दुनिया में कोई भी डाटा साइंस की किताब खोल लेंगे ना, आपको हर टॉपिक उस डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो टीचर का या इंस्ट्रक्टर का कमाल क्या है, यार वो एक कोर्स पढ़ाए ना, मैं कहता हूँ आप 40 कोर्सेज छोड़ दें, सिर्फ एक कोर्स इंसान पढ़ लेना ढंग से, जो कि इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे आने वाली केस स्टडी जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड अ वेल्थ इन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने एक जनरेशनल वेल्थ बनानी है और अपने नेक्स्ट जनरेशन को बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे रखना है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। आई गॉट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम वन कोर्स इन माई इंजीनियरिंग, जो मैंने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा था, उसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया और मैं आपको अपनी सारी जो है वो केस स्टडीज में बताऊंगा। अच्छा, पॉइंट क्या है कि एक कोर्स आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ना वो सारा स्ट्रेटेजिक लेवल कवर हो गया। अब सपोज करें मैं ये कोर्स स्टार्ट करता हूँ और पहले दिन से शुरू कर देता, क्लासिफिकेशन ये है, रिग्रेशन ये है, आपको समझ में आ जाती है क्लासिफिकेशन, लेकिन आप हमेशा सोचते थे ये पढ़ क्यों रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसका उसके मेन पिक्चर के साथ लिंक क्या है, और एंड हाउ आई कनेक्ट द डॉट्स एट द एंड ऑफ द डे। बट इफ यू नो द बिगर पिक्चर, तो अब आपको सब डॉट्स कनेक्ट होंगे। अब आप नेट पे कोई रैंडम वीडियो भी देखेंगे ना, तो आप उसको साथ कनेक्ट कर देंगे, वो लो सिंक हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, नेट पे कोई भी कोर्स ले सकते हैं, और इतने फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डाटा साइंस के, मशीन लर्निंग के सब समझ आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इट एनेबल यू टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, बट वो स्ट्रेटजी बनानी है हमने इस कोर्स में। तो जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अंडर ग्रेड की जो 8 सेमेस्टर हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बैच को एटलीस्ट पूरे 4 साल की डिग्री में ना एक कोर्स पढ़ाऊँ। उसमें मेरा मकसद सिर्फ कोर्स पढ़ाना नहीं होता, बल्कि होता है कि ये पढ़ना कैसे है, उस कोर्स को उसमें से कम टाइम में ज़्यादा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, दैट वाज़ द होल होल ऑब्जेक्टिव जो मेरा होता है। ठीक है जी, आज मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर। चलें जी, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आई मस्ट से कि मुझे इतना मज़ा आया, आप सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं बड़े एक्टिवली सुनते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी।